छुएगा, हर वो जगह छुएगा जो उसको इस्तेमाल करे। यहाँ वो करेंगे जो बीवी के साथ नहीं कर सकते। वो पैर का अंगूठा तक पार्ट में डाल देंगे। रेड लाइट एरिया में होता क्या है? लड़कियां हैं तो ऊपर से खड़ी हैं, इधर झूंड से बाल किए हुए और इधर उधर ऐसी घूम रही हैं, छोटी बच्ची हैं इस तरह कपड़े पहन के। एक कमरा होता है छोटा सा जिसमें सब बैठते हैं, कस्टमर भी आके बैठते हैं, लड़की को चूज करते हैं और वो सबसे छोटी लड़की चुनने की कोशिश करते हैं। तो आनाकानी करती है तो उनको ऑक्सीटॉक्सिन लगाया जाता है ताकि उसकी छातियाँ भारी हो जाए। छोटी बच्ची को पहली बार तो उसे किसी तरह का प्रोटेक्शन ही यूज़ नहीं करने देते। ऐसे ही? किसी से भी रहे तो प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बाद बच्चा डिलीवर होगा और 1-1.5 महीने का बच्चा छीन लिया जाएगा। एक लड़की के साथ डेली कितने कस्टमर्स आते होंगे? 15 से 20। वो जो आ रहे हैं वो कौन है? रिक्शे वाले, ठेले वाले, कोबलर। वो काट सकते हैं, नो सकते, मतलब चिल्ला रही नहीं है, चीखने, तो उनको प्लेजर नहीं है। हर वो स्त्री है जो सेक्स कर रही है, जो अपंग ससुर है उसके साथ भी वो सेक्स कर रही है, पति के साथ भी वो सेक्स कर रही है, सौतेले बेटे के साथ भी कर रही है और बच्चा पैदा कर रही है प्रेमिका। आखिर आपको एक बार भी एहसास नहीं होता कि ये आपके बेटे की उम्र का है और आप इसके साथ सेक्स में इन्वॉल्व हो रही हैं? माई बॉडी माई चॉइस। हाँ, ये भी सुना। का काम है। उस चबूतरे पे बैठ के वो नहाएंगी, उसी चबूतरे पे एक आएगा वो यूज्ड कंडोम फेंकेगा, उसी चबूतरे पे आएगा वो गुटखा भी वहीं थूकेगा, वो गंदगी वहीं थूकेगा और उसी चबूतरे पे स्टूल डाल के वो नहाएंगे और उसी चबूतरे पे बैठ के वो खाना खाएंगे। मोटे थुल ऐसी पकड़ी जाती हैं लड़कियाँ, होटल्स में रेड हम कराते हैं तो ऐसे ऐसे आदमियों के साथ पकड़ी जाती हैं जिनको देखने में भी आदमी को घिना है या अंदर से ये लगे कि मेरा बाप हो सकता है। IPS से लेकर निचले स्तर का सिपाही तक शामिल है। वाइफ स्वैपिंग चल रही है। बचा लो अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी ऐसे हो जाएगी कि कुत्ते बिल्ली से बुरा सेक्स की स्थिति हो जाएगी। दोस्तों, आपने भी रेड लाइट एरिया के बारे में कभी ना कभी किसी से सुना होगा कि ऐसी चमचमाती हुई गलियां हैं जहां नाच गाने की आवाज़ें आती हैं और जहां मुजरा देखने को मिलता है और हमें ये सिखाया जाता है कि उधर नहीं देखना है, वो गंदा इलाका है, वहां गर्दन नीचे करके चलनी है। अगर वहीं बात करें 5-6 साल की लड़की को भी यही सिखाया गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उधर देखा और इतना ऊपर देखा कि एक मिसाल बना दी। 31 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने 600 से ज़्यादा लड़कियां, बच्चियां और वहाँ के सेक्स वर्कर को वहाँ से रेस्क्यू किया और उस दलदल से निकाला। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं संकल्प ट्रस्ट के फाउंडर अतुल शर्मा जी का हमारे वाइटी मैन पॉडकास्ट में। कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छे हैं और थोड़ा आने में हाँ, दूर आने हमारा में थोड़ा प्लान पहले था तो हाँ, कोई ना पोस्टपोन हो कुछ गया, ना कुछ हो गया, लेकिन आखिर आज हम शूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको हमारी तरफ से दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी हिम्मत और समझ से आपने 600 से ज़्यादा लड़कियों को इस दलदल से निकाला है और हज़ारों बच्चों को एक नई दिशा दी है। आप जैसे लोगों की वजह से ही समाज में एक बदलाव लाते हैं आप, या एक नई मुहिम जहाँ कोई देखना पसंद नहीं करता, आपने उनको देखा, उनके दर्द को उनके महसूस किया। सबसे बड़ी बात, लोगों को उनकी हदों में रहना आप सिखाते हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें, जितने ज़्यादा लोगों तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और लोगों को समझा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हम रेड लाइट एरिया की बात करते हैं, क्या होता है ये रेड लाइट एरिया और वहाँ होता क्या है? देखिए, ये तो बहुत बाद में अंग्रेज़ों के ज़माने में इसका नाम रेड लाइट एरिया पड़ा और क्यों पड़ा उसका भी मैं आपको एक छोटा सा वो देती हूँ कि आप लाल बत्ती पे रुकते हैं इसलिए कि आपको कानूनी तौर पे भी ख़तरा है, आप उस जद में आ सकते हैं, आपके शरीर को फिजिकल भी, वो भी आपको हार्म हो सकता है और आपकी सोसाइटी में एक वो भी ख़राब मैसेज जाएगा कि आप बड़े बदतमीज़ हैं कि आप ये क्रॉस करके चले जाते हैं रेड लाइट को बिना सोचे दूसरे को परेशानी हो रही है। नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। हाँ, नॉर्म्स फॉलो नहीं करते।
तो अंग्रेज़ों ने ये उस समय इनको ब्रॉथल्स का नाम बदल के रेड लाइट एरिया कहना शुरू किया। और कैसे शुरू किया कि वहाँ पे एग्ज़िट और एंट्री जहाँ भी थी वहाँ पोल लगाया। पोल का ज़माना था, छोटे पोल्स लगते थे और उन पे एक लैंप शेड टाइप का एक लगाया जाता था और ठीक 8 बजे उसमें उस पे शीशे लाल होते थे और उसमें एक बल्ब जलता था तो वो लाल बत्ती निकलती थी, वो रेड लाइट्स होती थी। ये भी वही सेम था कि आप इसके बाद इस बाज़ार में जाएंगे तो आपके जीवन, सम्मान और कानून तीनों से आपको ख़तरा हो जाएगा। आपको लोग भी बुरी नज़र से देखेंगे कि ये तो ख़राब आदमी वहाँ जाता है। आप उसे क्रॉस करके जा रहे हैं तो आप सैकड़ों यौन रोगों से भी प्रभावित हो सकते हैं उस जगह जाके। और तीसरी बात तो है ही है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप गलत जगह जा रहे हैं। उसको रेड लाइट एरिया कहना शुरू किया। लोग जानते नहीं हैं इस बात को, ऐसे ही बस कह देते हैं कि रेड लाइट एरिया है। और वो महिलाएं, मुझे एक छोटा सा एतराज़ है आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मैं ये कहूँगी कि लोग कहते हैं वहाँ ख़राब औरतें रहती हैं, वो गंदी औरतें रहती हैं। लोगों को कहना होता है कि वो गंदा एरिया है, गंदा एरिया है, वो बुरा एरिया है। पर कैसे? वो आपके घरों से तो आपके पिता, भाई, बेटे, पति इन्हें खींच के नहीं लाती, आपको इनविटेशन भी नहीं देती कि आप आ जाओ हमारे यहाँ। आप जाते हैं उस बाज़ार में, आप उस बाज़ार में उनको अश्लील इशारे करते हैं और उससे रेट तय करते हैं और आप ऊपर जाते हैं, वो आपसे नीचे नहीं उतर के आती। तो इसलिए उनको ख़राब औरतें मैं नहीं कहती हूँ मैं कहती हूँ कि वो मजबूरी की मारी हुई हैं और वो ऐसी एक हिरासत में हैं कि जिससे निकल पाना आसान नहीं है। आप पुलिस हिरासत से कानून में आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके मुकर सकते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी को मारा नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, वो उस हिरासत में है ताउम्र हैं और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं। लोग कहते हैं कि वो ख़राब औरतें हैं और अपनी मर्ज़ी से धंधा करती हैं, ये बहुत गलत बात है। क्या होता है रेड लाइट एरिया में, होता क्या है वैसे? अगर देखिए बेसिकली मैं अगर ये कहूँ कि वो 31 साल मेरे जीवन के ऐसे हैं कि जिनमें बहुत सारी चीज़ों की मैं प्रत्यक्षदर्शी रही हूँ। जैसे ये कि उस समय होता था नाचने गाने का, वहाँ 2 उस्ताद हुआ करते थे, एक हारमोनियम एक तबले पे, एक कभी कभी जो उनको डांस मूव सिखाने वाली भी आती थी और वो सब वहाँ पे चल रहा था। और महिलाओं के पास कुछ पुरुष भी आते थे मगर वो किसी एक पुरुष की होकर रह जाती थी, उससे उनको बच्चा पैदा करना था, उसका घर खराब नहीं करना था लेकिन वो उसके नाम से जीती थी, फिर कोई मर्द उनके पास नहीं आता था। ये एक सिस्टम था। धीरे धीरे वो बदला जैसे, तो फिर ये हुआ कि भाई किसी भी कोई ऐसी बच्ची ना हो जो नाबालिग हो या उसकी पहचान कैसे की जाए। तो उन्होंने खुद ही एक सिस्टम तय कर लिया कि वो नोज रिंग उसको पहनाते थे। जब तक नोज रिंग जिस बच्ची ने पहनी हुई है इसका मतलब वो वर्जिन है, उसको आप कोई कस्टमर मांग नहीं सकता, उसको छू भी नहीं सकता। तो वो एक सिस्टम था। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ भाई उसे नथुतराई बोलते हैं, नथुतराई बोलते हैं उसे। और बहुत सब जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसका दृष्टान करते हैं और सैकड़ों इसी तरीके से जब नथुतराई होती तो काफ़ी बड़ा एक आयोजन होता था, जिसकी मैं बिल्कुल हामी हूँ कि मैं वो देख चुकी हूँ ये सब। लेकिन और देखिए आप तो उस जगह पे बैठे हैं कि जहाँ कुछ ऐसे जनजातीय या पता नहीं किस उसमें आते हैं कि वहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार हैं और जिनकी नानी भी नाचने गाने का करती थी। फिर उसके बाद में उनके नट जैसी समुदाय थे, उनकी माँ बेटी और फिर वो बेटियाँ, वो ये सब उनका था बाज़ार। लेकिन ये इतना बड़ा कड़वा सच है कि कभी कभी मैं खुद को भी दोषी मानती हूँ अपने कम से कम बाज़ार में कि मैंने उन महिलाओं को विश्वास जीतने में एक अरसा लगाया, पूरा 1 दशक लगाया। और उस दशक के बाद में ये तय हुआ कि उनका कोई बच्चा वहाँ नहीं रहेगा ना। वो स्वेच्छा से कोई रहना चाहता तो रहे, वो तब भी स्वेच्छा से ही था। कोई बच्ची चाहे तो उस बाज़ार में जा सकती नाचने गाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कोई बच्ची ना चाहे तो शादी करके रह सकती है। मगर वो बदला तो वो बच्चे पढ़ने लगे। इतना हमने कन्विंस किया भाई इन्हें बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने जैसा मत बनाओ। कमाने की तो बात है, ये कमा के देंगे फिर तुम्हें आगे। हम भी तो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हैं। लेकिन वो उसके दुष्परिणाम और भी ज़्यादा हुए। दुष्परिणाम ये हुए कि समाज में है नरपिशाच जैसे जो उन बच्चियों को बहका के लाने लगे जो हमारे समाज की थी, जो पढ़ने लिखने वाली बच्चियां थीं या गरीबी की हालात की मारी हुई बच्चियां थीं या अच्छी खासी बच्चियां थीं लेकिन वो प्यार में फंस के किसी के झूठे बहलावे फुसलावे में फंस के और उस जगह पे आने लगी। तो फिर वो जो देह व्यापार में बदला ना, वो मेरे देखते देखते बदला। कैसे उन बच्चियों को लाया गया, कैसे उनके साथ जो जातियाँ हुई, उसकी सबकी मैं एक बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि किस तरह से उन बेटियों के साथ। और मैं कभी कभी इतना असहाय महसूस करती कि अभी कैसे रोका जाए, कोई रास्ता समझ नहीं आया, प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा, या शायद मैं कभी मैंने कोशिश भी नहीं की मैं प्रशासन को उसमें इन्वॉल्व करूं।
क्योंकि अगर प्रशासन को इन्वॉल्व होना होता तो मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, और जिसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट कहती हूँ हर पॉडकास्ट में कि आईपीएस से लेकर निचले स्तर का सिपाही तक शामिल होता है। ओके, कंप्लीट प्रशासन, बिल्कुल पुलिस प्रशासन पूरी तरह से शामिल होता है उसमें। आंख मूंद के आप कैसे रह सकते हैं? आपके सामने बिल्ली बैठी है और कबूतर हैं आप, और आंख बंद कर ली तो बिल्ली आपको नहीं खाएगी? खा रही है वो सोसाइटी। जो जिम्मेदार लोग हैं जो भगा सकते थे उस बिल्ली को, वो नहीं भगा रहे हैं। तो कैसे आप समझते हैं कि ये बंद हो जाएगा या ये रुक जाएगा? या लड़कियां आई नहीं। और ऐसा लगता है कि जब भी मैं एक लड़की रेस्क्यू करके लाती हूँ, उनको अंदर से बड़ी वो हो रही है, क्या पता नहीं मैडम आपको कैसे पता लग जाता है? अरे ये लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, आप पता नहीं क्यों इनको निकाल के ला के और एक वो बर्डन हमारा कर देती हो। हमको महीनों इस सब में लगना पड़ता है फिर कि घर ढूंढने और इसमें सब में। ये इतना मेरे लिए कष्टकारी होता है। ये अलग बात है कि मेरे हमेशा एक कन्फ्रंटेशन रहता है, मैं बहुत अच्छा मेरे संबंध नहीं रहते, मतलब बस ऐसे दिखावे के लिए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं कि वो ठीक ठाक मुझसे बात करते हैं, लेकिन अगर वैसे देखूं तो वो पल भर में ये चाहते हैं कि मुझे मैं रहूं ही ना, क्योंकि जो मुकदमे लिखे जाते हैं पुलिस के लिखे जाते हैं। पुलिस अगर कहे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कैसे लिखा जाएगा? मुझे आपसे बहुत सारी कुछ बेसिक चीज़ें पूछनी है। एक तो ये रेड लाइट एरिया का तो नाम पड़ा, बाद में कोठे का नाम कैसे पड़ा? कोठे का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जनरली इसको दो तरह से आप जोड़ के देखिए। मैं चूँकि देहात से हूँ, हमारे यहाँ जैसे जिसमें भूसा रखा जाता, चारा रखा जाता, उसको हम कोठा कहते हैं। जो हमारा सबसे अंदर का कमरा होता है, इसमें हम अनाज रखें, दूसरा जो भी हमारी जैसे जीन्स है उसको हम रखें, उसको कोठा बुलाया जाता है। बाकी हमारे कमरे होते हैं, यानी जो अंधेरा बंद जो है कमरा वो कोठा है। उसको कहेंगे, कहीं कहीं कुठार कहते हैं, है ना, कहीं कोठा, हमारे तरफ कोठा कहते हैं। और सेम वही स्थिति है। आपको बाहर रोशनी दिख रही है एक कमरे में, वहाँ लाइट भी जल रही है, वहाँ भगवान जी के चित्र भी लगे हुए हैं, एक महिला बैठ के इत्मीनान से ये चाय पी रही है, या बड़ी बुजुर्ग है तो छालियाँ काट रही है, मगर अंदर के कमरों में आप नहीं जा सकते, कमरे नहीं हैं वो। एक थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे कोठा होता कैसे है? देखिए ऐसे कि ये आपकी जगह है, ये कितना सा कमरा है जिसमें एक तरफ एक बेंच पड़ा हुआ है जिस पर वो लड़कियां बैठी हैं, एक बेंच सामने पड़ा हुआ है जिसमें कस्टमर आके बैठेगा। ओके, ये सीधा वो उन लड़कियों को देखेगा कि वस्तु की तरह से, कभी कभी छू के भी देखेगा, हर जगह छू के देखेगा है या नहीं है। ये वाला हुआ वहाँ पे चूना वगैरह सब? बिल्कुल, वो तो विरोध भी नहीं कर सकती, वो ये भी नहीं कह सकती कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, ये वाली लड़की चाहिए, और वो लड़की जाएगी। या इस कदर वो है उनके अंदर कि जीने में हल्की सी आवाज़ हुई, इतने से जीने मुश्किल से चढ़े, हल्की सी भी पैरों की आवाज़ हुई तो सारी लड़कियां भाग के जाएंगी कि मैं या मैं, क्योंकि उनको दिन भर का जुटाना है वो सब पैसा जो उनको खाने का है, जो उनके बच्चे की मिलने के लिए देना है 200 रुपया, जो पुलिस को देना है पर डे का, जो पिम्स को देना है, जो माल पुलिस को जो हफ्ता ओपन नहीं जाता, सब ओपन नहीं जाता है सब। तो वो उसके लिए वो अपने आप को ऐसे करती हैं जैसे कोई दुकानदार सामान दिखाता है, सब हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, इसे ले लो आप, ये अच्छा है। अच्छा, और उनके पैसे कौन डिसाइड करता है? मालकिन। पैसा भी उनके पास रहता है, उन बच्चियों के पास कुछ नहीं रहता। अच्छा, जो पैसा वो कमाती है वो पैसा मैनेज कौन करता है या कौन किसको देता है? महिला, वही महिला करेगी, मालकिन। कम से कम जब तक उसको खरीदा हुआ पैसा उसका पूरा नहीं हो जाता। देखिए कैसा अजीब है, आपने ये गिलास खरीदा तो आपने अगर ये किस्तों पे ले लिया तो इसकी किस्त आप वहाँ जमा करेंगे, उल्टा है ना, वहाँ उल्टा है। आपने एक लड़की को खरीदा, उसका कुछ मतलब नहीं कि मुझे खरीद रहा है कोई, उसने खुद नहीं कहा मुझे खरीद लो, वो ऐसे कष्ट की मारी बच्ची वहाँ आती है और उसको खरीद लिया जाता है। अगर वो 50,000 में खरीदेगी तो वही लड़की पहले 50,000 पूरे करेगी जो मालकिन ने उसके ऊपर खर्च किए हैं। वो पहले 50,000 रुपये करेगी पूरा, इतना कमाएगी कि 50,000, और हर ब्याज लगता है उस पर। देखिए अगर आप 50 आज आपने किस्त नहीं दी, आपकी नहीं गई, इतना जाना है, तो आप पे उसका ब्याज लग गया, ब्याज भी नहीं दिया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए उनको हर कस्टमर के सामने ऐसे जाना पड़ता है कि जैसे तुम बहुत ही खूबसूरत और लंबे चौड़े और खूबसूरत मर्द हो और मेरे साथ आ जाओ बस। कोठे में किस एज से लेके किस एज तक की औरतें रहती है? देखिए वहाँ आप ये मत पूछो किस एज की रहती, वहाँ हर एज की हैं। ये पूछो कि ये कब तक करती हैं। 15 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, और 30 के बाद उनका कोई कैरियर नहीं होता। 30 बाद में वहाँ से रिटायर हो जाते हैं? ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल, उनमें कुछ नहीं रह जाता। वो इस तरह ख़त्म होती हैं कि या तो टीबी हो जाए उनको,
अब तो HIV पॉजिटिव के कम है मामले, जब से हमने बहुत डंडा किया कि कोई प्रिकॉशन के बिना नहीं, किसी प्रोटेक्शन के बिना किसी के पास नहीं जाएगा। ओके, बिना प्रोटेक्शन के वो यहाँ वहाँ काम करती? पहले तो यही था सब, और लोग जानते भी नहीं थे HIV पॉजिटिव क्या है। लेकिन अभी तो पिछले 20 साल से तो हमने किसी को इस तरह नहीं जाने दिया। बस वो है कि जिसके वो अपनी मर्जी से इसका बच्चा पैदा करना चाहती हैं, उसके साथ हो जाएंगी ऐसे। इसलिए अब उनके बच्चों को भी हम गाली नहीं दे सकते कि इसके बाप का पता नहीं है, वो भी है ठीक। मगर उससे बुरी स्थिति ये है कि जैसे उनका पैसा पूरा हो जाता है, अब उनकी नई शुरुआत होती है। अब किराया भी दोगी तुम, यहाँ रह रही हो, खाने का भी दोगी तुम अलग से, हाँ, और मेकअप का भी दोगी। अच्छा, जब ये पैसे कंप्लीट चुका देती है उसके बाद में भी रहना चाहिए तो रह सकती है, और जाना चाहिए तो जा सकती है? नहीं नहीं, क्यों जाएगी? अभी तक तो मैंने कमाया ही नहीं, अब तुम कमा के मुझे दो, क्योंकि तुम मेरे परमिसेस में रह रही हो, मेरी वस्तु हो। अब तुम, मैंने खरीदा है, वो तो खरीदी हुई है ना, वो कैसे चली जाएगी अपनी मर्जी से? भाई जितने पैसों में खरीदा उतना पैसे दे के जाए तो? दे दिया है, नहीं वो तो दे दिया उसने, वो तो दे दिया। अब तुम उसकी परमानेंट हो गई, जिसको दिया, अब तुम पक्का हो गई उसकी, कहीं नहीं जाओगी। हाँ, जब तुम आउटडेटेड हो, तुम्हें 100 बीमारियाँ हो जाए, भागो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा। ओके। तो मरती हैं, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के लड़कियाँ मर जाती हैं 25-25, 30-30 साल की उम्र तक, कोई उनका नहीं होता। अतुल जी, आपने बताया कि आपने कोठे की स्ट्रक्चर जो बताई, बिल्कुल छोटा सा आमने सामने, मतलब एक साइड तरफ लड़कियां एक तरफ लड़के, मतलब जो कस्टमर आते हैं। बट हमने जब हीरा मंडी वेब सीरीज़ में देखा तो वहाँ पे तो बहुत रॉयल तरीके से दिखाया गया था उनकी लाइफस्टाइल। आप हीरा मंडी की बात क्यों करते हैं? आप और दूसरी फिल्मों की करिए। गंगूबाई तो काफ़ी रिलेट करती है, लेकिन आप दूसरी जगह देखें तो पहले दिखाया गया बड़ा सा हॉल है, शानदार लाइटिंग्स हैं, और वो बेहतरीन कपड़े पहन के वो डांस कर रही हैं, और कितने साजिंदे बैठे हैं। कहाँ है भाई? एक इतनी सी जगह होती है जिसमें वो 2 बेंच पड़े हैं, इधर वो बैठी हैं, मतलब वो वस्तु हैं, बैठी नहीं है वो वस्तु हैं जिन्हें पसंद करने के लिए ग्राहक आया है, और वो ग्राहक जिसको पसंद करेगा उसको लेके जाए। और वो ऐसे नहीं पसंद करेगा कि वो देख लिया ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली नहीं, वो छुएगा, हर वो जगह छुएगा जो उसको इस्तेमाल करनी है, इस तरह से वो छुएगा। और वो लड़की ना करने की स्थिति में ही नहीं है, वो ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं जाऊँगी, या ये आदमी बहुत गंदा बास मार रहा है, या इसके इतने गंदे कपड़े, इसके नाखूनों में पेंट भरा पड़ा है, या पंचर लगा के आया है। किस टाइप के कस्टमर आते हैं वहाँ वो पे? बिल्कुल 3rd ग्रेड, जो एकदम बिल्कुल दिन भर में मुश्किल से 500 रुपये कमा पाते हैं, 250 रुपये वहाँ खर्च कर जाते हैं। घर में जाके बीवी के साथ झगड़ा करेंगे, केवल दारू पी के, इतना भर उनका काम है। यहाँ वो करेंगे जो बीवी के साथ नहीं कर सकते, वो करेंगे कि जैसे कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है ये, कि कैसे कितनी ज़्यादती कर सकते हैं। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, कुछ भी, कोई मनाही नहीं। और देखिए, ये जैसे ये वाला आपका पार्ट है, इसमें ऐसे करके 3 केबिन्स हैं, केबिन मत कहिए उनको, पर्दे हैं, 3 जगह पर्दे लगे हुए हैं, तीनों जगह एक गंदा सा बिल्कुल गद्दा पड़ा हुआ है, और जिस पर चादर नहीं, कुछ नहीं, बहुत बस इतना कि लेटने वाले के पैर आ सके, इतना भर। अब आप सोच के देखिए कि वो, इस लड़की को पता है इसके साथ क्या हो रहा है, उसको पता है इसके साथ क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये भी नहीं कह सकती भाई ऐसा मत करो। मैं पता नहीं, मुझे इससे कहना चाहिए नहीं, वो पैर का अंगूठा तक प्राइवेट पार्ट में डाल देंगे, कुछ भी करेंगे जो उनका मन करेगा, कोई मनाही नहीं है। नहीं, कोई मनाही नहीं। वो काट सकते हैं, नोच सकते हैं, मतलब जितना वो चिल्लाएगी, चीखेगा, अगर चिल्ला रही नहीं है, चीखने तो उनको प्लेजर नहीं है। वो जब तक वो चिल्लाएगी नहीं उसको, तो उन्हें लगेगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं इसको मतलब बाज हूँ, और ये चिड़िया को मेरे पंजे में है, तो मैं इसका जितना रुला सकता हूँ उतना रुलाएंगे। अगर आपको याद हो कि ऊँट दौड़ होती थी, अब बंद हो गई है। हमारे बच्चे जा रहे थे वहाँ अपहरण होकर, और वो बच्चे ऊँट पे बांध दिए जाते थे, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा, जब वो दौड़ता था तो चीखता चिल्लाता था, उसमें ही शेखों को आनंद आता था, और बच्चा मर जाता था। वो स्थिति वहाँ की है कि मैंने वो मरते देखी हैं, वो लड़कियाँ कि जिनके साथ इतनी जाती हुई कि मिर्च और चूना डाला गया प्राइवेट पार्ट में, क्योंकि वो लड़की तैयार नहीं हो रही थी। और उसके बाद प्रोटेक्शन के साथ उनके मुस्टंडों ने उनके साथ रेप किया। हर दिन रेप तो उनके साथ सैकड़ों बार होता है, लेकिन वो रेप ऐसा था कि मैं मतलब जब मेरे पास, मुझे वो जनरली फ़ोन नहीं करती हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बहुत जल्दी आ जाओ, फलाने नर्सिंग होम में आ जाओ। मैं वहाँ गई तो मासूम सी बच्ची ऐसे रो रही थी, और मुश्किल से 14 या 15 साल की थी, और वो इस तरह रो रही थी, मतलब जैसे कोई जिभे होता हुआ जानवर हो जिसकी गर्दन पे छुरा हो, और वो चीख रहा चिल्ला रहा हो।
इस तरह वो एक तरह से डकरा रही थी जैसे। डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा कि अभी क्यों आए। उसे नहीं मालूम था जब तक डॉक्टर को ये कौन है, ये क्या हुआ इस बच्ची के साथ, वो बताओ पहले आप मुझे, मैं सबको जेल भिजवाऊंगी, ये सब क्या हुआ है। तो मैंने कहा मैं भी तो समझ लूँ क्या है। फिर मैंने बताया कि ब्रॉथल से लड़की, मैंने उससे पूछा ये क्या हुआ इसको। अरे दीदी ये मान ही नहीं रही थी। ये उसका एक्सक्यूज़ था, ये उसका एक जनरल उनका बोलने का तरीका होता है। ये रीज़न दिया भाई, ये मान नहीं रही थी इसलिए हाँ, ये इसलिए ये उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। और मैंने कहा इसके साथ रेप किसने किया। अरे दीदी रेप कहती हो आप हर लड़की के साथ, रेप थोड़ा ही है। अच्छा नहीं है। और देखिए मुश्किल से उन्होंने कहा, मैंने कहा मैडम कुछ भी करो, आप इसको वॉश करो, कैसे अंदर से इसका स्टमक धो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। आप स्टमक की बात कर रही हैं, इसकी फेलोपियन ट्यूब में मिर्चें हैं, इसके यूटेरस में मिर्चें हैं, चूने से गल गया है अंदर से, और ये कल रात का वाक़या है, आज 24 घंटे हो चुके हैं, इसको मैं बचाऊंगी? इसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। और देखो मेरे आंखों के सामने वो लड़की मर गई। एक अच्छी सी प्यारी सी बच्ची, थोड़ी सांवली सी, 15-16 साल की भी नहीं थी, और वो मर गई। आप उस नर्क की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें वो जी रही हैं। अच्छा, वहाँ पे कोई मरता है या किसी को मारता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन है उसे बचाने वाला? मैंने बताया ना कि वो 3 के पर्दा हटा के भी ये नहीं देख सकती कि दूसरी के साथ क्या हो रहा है, या उसे रोकने की रिक्वेस्ट भी कर लें किसी कस्टमर से, ऐसा मत करो। वो शराब पी के आते हैं, वो इस कदर ये मन बना के आते हैं कि आज मैं कैसे अपनी ताकत दिखाऊंगा, आज मैं कौन सी लड़का, और वो सबसे छोटी लड़की चुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे जो कहेंगे बच्चा चाहिए बच्चा। और उन बच्चियों की आप अगर हालत देखें ना कि वो किस हालत में है, आप लोग पता नहीं जानते या नहीं जानते, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चूँकि देहात से हूँ, मुझे इतना पता है कि हमारी अगर गाय भैंसे दूध ना दे, कुछ उन्हें परेशानी हो जाए या उनका बच्चा मर जाए तो आनाकानी करती है, तो उनको ऑक्सीटॉक्सिन लगाया जाता था ताकि दूध उतर आए। आप कल्पना करके देखिए, वो ऑक्सीटॉक्सिन उस बच्ची को लगाया जाए ताकि उसकी छातियाँ भारी हो जाए, छोटी बच्ची को, ताकि उसको कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा। लोग कहते हैं कि वो इसलिए लगाया जाता है कि वो ग्रोन अप दिखें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका जिस्म भर जाए बस, और वो ऑक्सीटॉक्सिन और कहीं उनको वो नहीं, वो डेली लगता है जब तक वो ग्रोन अप ना दिखने लगे। ऐसे दिखने लगे कि उसकी बहुत भारी छातियाँ हो गई, जांघें भारी हो गई। और उससे भी बुरा जो आप उसका असर देखेंगे ना, वो ये है कि पता नहीं उसमें वो क्या डालते हैं, मुझे नहीं पता। उस ऑक्सीटॉक्सिन से इस तरह तो नहीं हो सकता। उसमें क्या डालते हैं कि वो लड़की खुद से हर आदमी की तरफ भागती है, और जैसे दिमाग उसका सुन्न हो जाता है। उसे खुद नहीं पता, किसी भी आदमी को पकड़ेगी, किसी भी आदमी से कहेगी मेरे साथ चलो अंदर, मेरे साथ ये करो, मैं तैयार हूँ, बताओ तुम कैसे करोगे, चलो मुझे बाहर ले चलो। वो इस हालत में उनका शरीर झंझनाता है, उनको खुद नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं, और उसी में मालकिन का पैसा है, क्योंकि वो रिएक्ट कर रही है लड़की। वो जब कस्टमर के साथ जाएगी तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उकसा रही है। उसको पता नहीं लग रहा कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे साथ हो रहा है और क्या मुझे चाहिए। उसका शरीर उसको आगाह कर रहा है कि कुछ हो, तब ये झंझनाहट बंद हो, लेकिन वो भी उसे नहीं पता है। कैसे लोग हैं वो नरपिशाच जो ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम उस बच्ची, क्या हमारी बच्ची नहीं है घर में? क्या ये सोचते नहीं होंगे कभी कि इस बच्ची के साथ हो जाए तो? क्या वो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं, जिनकी उस शहर में, छोटे से शहर में, उनकी नाक के नीचे हो रहा है, क्या वो दुकानदार जो नीचे बैठे हैं, दिन भर दुकान चलाते हैं वो, और उन्हें पता है कि पता क्यों नहीं है? उन्हीं के यहाँ से तो कस्टमर निकल के जा रहे हैं। क्या पता उनका कोई कमीशन हो? बिल्कुल। 10, बहुत छोटा सा है ये, 10 रुपये। अगर इस तरफ के कमरे पे हम देख रहे हैं, सॉरी मैं कोठा नहीं कहती हूँ जनरली, तो यहाँ खड़े हैं इस दुकान पे। ऐसे आप किसी दुकान पे अपने बाज़ार में भी जाके देखिए, अगर आपने 1 मिनट भी खड़े हो गए तो वो कहेंगे भैया हटा लेना स्कूटी, हटा लेना गाड़ी, नहीं करने देगा। वहाँ वो अपना वाहन भी खड़ा करेंगे, चाहे वो स्कूटी हो। कंजस्टेड हैं तो इससे ज़्यादा तो कुछ जाता नहीं है। वो उस दुकान पे खड़े होंगे, सामने वाली लड़कियों में से देखेंगे, सारी लड़कियाँ छज्जे पे आएंगी और वो छज्जे पे। अच्छा, बाहर से भी देख सकते हैं? बाहर ही तो वो झुक की तरह झुकती हैं, वो रेलिंग नहीं, वो अभी जैसे आपने बताया कि अंदर बैठी रहती है, अंदर जो चला गया ऊपर, वो ऊपर देखेगा। लेकिन पहले कुछ लोग ऐसे भी ना कि मैं इस पे भी देख लूँ, इस पे भी, झुकी वो खिड़की पे ही रहती है, वो बैठी नहीं रहती हैं, लटकी वो खिड़की पे रहती हैं। और वो खिड़कियों में कोई ग्रिल नहीं होती, खुली होती है दरवाजे की तरह, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक झुक सकें, दिखा सकें कि मैं हूँ, इस तरह अधना कपड़े पहन के।
तो वो अगर नीचे से उससे बात कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं, तू ये दिखा, तू ये दिखा, इस तरह अगर बात कर रहे हैं और किसी से हो गई और वो वहाँ चला गया, तो 10 रुपये दुकानदार की, बहुत बड़ी रकम नहीं है, 10 रुपये दुकानदार के हो गए, वो कोठा वाला देगा उसके या वो आदमी देगा डायरेक्ट देके जो जाएगा? खड़ा है उसकी दुकान पे, इतनी देर उसने टाइम वेस्ट किया, फिर वो मालकिन भी उसको देगी कि तुम्हारी वहाँ से मेरे यहाँ एक कस्टमर आया, 20 रुपये उसको एक आदमी पे मिल गए। अब दिन भर में अगर उसके यहाँ 10 भी खड़े हो गए तो उसके तो बिना कारण 200 रुपये हो गए। एवरेज अगर आप बताएं तो एक लड़की के साथ डेली कितने कस्टमर जाते होंगे? 15 से 20, इससे कम में तो उनका औसत भी नहीं आता। और क्या चार्जेस रहता होगा एक का? 250-300 बस। 250-300 में रेडी हो जाते हो? मजबूरी है उनकी। वो जो आ रहे हैं वो कौन है? रिक्शे वाले, ठेले वाले, कोबलर, आपके बार ये सभी लोग तो आ रहे हैं। जो वहाँ लड़कियाँ आती है वो दूर दूर से होती है, गरीब परिवार से होती है, कैसे कौन सी होती है, मतलब जहाँ तक हर तरह की है। देखिए 2 तरह के उनके पिम्प्स रहते हैं जो सड़क पे उन्होंने अपने टारगेट को फंसाने के लिए। एक तो वो जो गरीब परिवारों को काम का लालच दें कि दिल्ली फोकस है, दिल्ली में बहुत रोज़गार है, घरों में है कि जहाँ पे पूरा फुल टाइमर रखेंगे आपको, वहीं रहने की जगह मिलेगी, वहीं खाना पीना सोना उन्हीं के साथ आप रहेंगे, एसी है, सब चीज़ है और आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो वो आप घर भेजते रहना, ये कह के उनको, और हम भेजते रहेंगे, तुमको ज़रूरत ही नहीं है, तुम अपना खाओ पियो मज़े से रहना। वहाँ पे आ जाती हैं, माँ बाप भी आ जाते हैं कहने में, वो शुरू में कुछ उन्हें अमाउंट भी दे के आते हैं, ये आप रखो, हम मालिक से काट लेंगे ये आप रख लो। ओके। गरीबी एक ऐसा वो है दंश हमारे समाज का कि जिसको आदमी, उसको उस समय पैसा नहीं दिखता, भूख दिखती है कि हो सकता है मेरी फैमिली कुछ दिन के लिए भूख शांत हो जाए, तो वो बच्ची को भेज देते हैं ऐसे में। अब उस बच्ची के पास टिट फॉर टैट करने के अलावा क्या रह जाता है? कल वो आउटडेटेड हो जाएगी 25 से 30 साल की उम्र के बीच। नहीं तो जैसे वो काम करने आती है कुछ दिन, तो फिर वहाँ से उनको काम भेज नहीं दिया? होता, नहीं, सीधा बेची जाती है, सीधा। तो घर वालों को पता नहीं रहता? फिर कैसे लगेगा? कौन बताएगा उन्हें? वहाँ तो पैसा भेज दिया ना, उन्होंने कह दिया कि 6 महीने का एडवांस दे के जा रहे हैं। अब 6 महीने तो वो बोलेंगे नहीं बेचारे कि 6 महीने का तो आ गया, अभी ठीक है, आगे का तो नहीं। अभी कभी बात करने की कोशिश हुई तो वो फ़ोन बंद होते हैं, कहाँ जाएँ वो, कहाँ ढूंढेंगे? वो इतने सरल लोग हैं कि जिन्हें ये नहीं पता होता कि कहाँ लेके गए। दिल्ली बता दिया, बस दिल्ली मान लिया उन्होंने, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब इसके बाद में अगर दूसरे तरह के हैं जो हैंडसम स्मार्ट से लड़के हैं, जिम शिम करते हैं और फिर वो उन लड़कियों को फंसाते हैं कि जो भले ही अच्छे घर की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर उनको शादी के नाम पे इस तरह के भगा के ले जाएंगे। और ये बड़ा इतना विभत्स, मैं इसे कहती हूँ कि जहाँ लड़की बड़ी उम्मीदों के साथ आपके साथ आती है, गरीब लड़की एक बार को ये सोच जाती है कि अरे मैं तो वहाँ भी ऐसी थी और यहाँ भी ऐसी हूँ, यहाँ 2 रोटी तो मिल रही हैं। मगर क्योंकि मेरे सामने वो भी मामले हैं कि जहाँ चली गई लड़की, हमने रेस्क्यू कर ली और फिर वो वापस आई कि वहाँ रोटी भी नहीं है, यहाँ हमें रोटी मिल रही थी और मैं अब अपने परिवार को भी खिला दूँगी, इस लायक हूँ। लेकिन वो जो लड़कियां भले घरों की, पैसे वाले लोगों की, उनकी फंसा के, उनके पास जाने का साधन तो है ही नहीं, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, समाज उनको स्वीकार नहीं करता, माँ बाप उनको स्वीकार नहीं करता। हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे अगर लड़की ने भाग के शादी भी कर ली और वो फिर माँ बाप से कहे कि मैंने इससे शादी कर ली, वो उसकी भी शक्ल नहीं देखते। और मैं तो उस जगह पे हूँ जहाँ हॉरर किलिंग एक आम बात है। अगर लड़की ने शादी भी कर ली तो मार दो अपनी मर्जी से, क्योंकि हम चाहे इसी लड़के से करते। तो वो लड़कियां हैं, ये इस तरह के टारगेट को फंसाने वाले लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। इसमें कोई वीआईपी जोन भी होता है क्या? कोई बड़े लोग आए, नेता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों जाएंगे? ओटीटी पर उस रहा ना आपको सब कुछ। आपको जो स्वेच्छा से कर रही हैं, जो स्वेच्छा से जा रही हैं, वो आपको सब कुछ दे रही है ना। आप एक रात के 50,000 खर्च करिए, जाएंगे आपके साथ 5 स्टार में, लग्जरी दीजिए उनको। तो कहानी उनको ख़राब औरतें कहने का बस मुझे यही एतराज़ है। वो मुझे ख़राब औरतें उन्हें कही कि जो आपके समाज की लड़कियां, जो बेटियां, काश वो जान पाती कि जिनके साथ ज़बरदस्ती होती वो क्या होता है। और वो खुद से जाती हैं उन आदमियों के साथ, मोटे थुल ऐसी पकड़ी जाती हैं लड़कियां। होटल्स में रेड हम कराते हैं तो ऐसे ऐसे आदमियों के साथ पकड़ी जाती हैं जिनको देखने में भी आदमी को घिना है, या अंदर से ये लगे कि मेरा बाप हो सकता है ऐसा, और उनके साथ वो जा रही हैं और एक रात के 50-50, 25-25 हज़ार रुपये ले रही हैं। तो वो असलियत में क्या कहूँ मैं इस शब्द को, वो हैं प्रोस्टिट्यूट या ये हैं। अतुल जी, यहाँ पे आपने बात की ओटीटी की, तो ओटीटी का मतलब, ओटीटी का और कोटे से क्या लेना देना है? आपने ओटीटी की बात क्यों की यहाँ पे? देखिए,
अगर शुरुआत से मैं आ जाऊं तो कुछ बरसों पहले जब थोड़ा सा दूरदर्शन का क्रेज़ बढ़ा, टीवी का क्रेज़ बढ़ा और चैनल्स अलग अलग आने लगे डिफरेंट, तो उस समय जो सरकार को मैं एक अप्रिशिएट भी कर रही हूँ इस बात के लिए और सैल्यूट भी कर रही हूँ कि उन्होंने सबसे पहले अल्ट बालाजी को बंद किया, है ना। अभी बहुत सारे जो ये सॉफ्ट पॉर्न दिखाते थे, पॉर्न दिखा रहे थे, वो बंद किए क्योंकि उसने परोसना शुरू कराई है। कसौटी ज़िंदगी, इस पति के पास गई तो समझ में नहीं आया, अब दूसरे पति के पास, फिर वो दूसरे से फिर पहले पे आ गई। ये हमारी संस्कृति कहाँ थी? अभी तो और आ गए, इसका मतलब पता लग गया कि भैया ये तो कंटेंट चलना ही है, चलाओ, जितना ज़्यादा सेक्स दिखाओगे, जितना हिंसा दिखाओगे, उतनी ज़्यादा चलेगी। अब आप फ़र्क ये पड़ा दो चीज़ों में कि जो वहाँ कस्टमर था वो कस्टमर धीरे धीरे मनोरंजन की दुनिया उसकी इधर सिमट गई बुद्धू बक्से में। जो अभी तक वहाँ जाके पहले गाना सुन रहे थे, वो बदलाव आया तो देह व्यापार के लिए वहाँ जा रहे थे, वो भी सब खत्म हो गया, अब इधर आ गए। उससे नतीजे ये हुए कि आप उकसाए गए, आपकी इच्छाओं को इस तरह आपके बेडरूम में जागृत किया गया कि आप किसी को भी ढूंढ रहे हैं और किसी को ढूंढ रहे हैं और कोई आपको ढूंढ रहा है। फ़र्क ये हुआ कि किसी को लग्जरी जुटाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और आपको किसी की देह की ज़रूरत है। वो ऐसा कम्युनिकेशन हुआ। वहाँ फ़र्क ये था कि ना तो किसी को वो कोई मर्जी से आ रहे थे, ना उन्हें किसी की वो कोई जो आ रहे थे उन्हें देह की तो ज़रूरत थी, मगर उन औरतों को बिल्कुल ये नहीं था कि हम इस कर्म को करके पैसा कमाएं, हम कुछ भी कर लें लेकिन ये काम ना करें। मगर यहाँ इस काम में सबसे ज़्यादा पैसा है। और देखिए, मैं बार बार सरकार की मंशा की बात कर रही हूँ, लोग मुझे टोकते भी हैं कि आप सरकार में बहुत सवाल खड़ा कर रही हैं, कोई मुश्किल ना आ जाए। मुश्किल तो मुझे बहुत सारी हैं, वो कोई बात नहीं है। सरकार की मंशा ये देखिए कि अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म में कहीं किसी ने गाली दे दी, एक सामान्य गाली भी, उसको बीप कर दिया जाता है, सेंसर। अभी जैसे उदयपुर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, इन सब पे सेंसर लगे, और OTT पे सेंसर ही नहीं है। खुलेआम दिखाया जा रहा है, उस पर सेंसर यूज़ ही नहीं है। मतलब आप सेंसर की जद में नहीं हैं, ना तो आपको परमिशन लेनी है कि हम ये कंटेंट डाल दें कि नहीं डाल दें, खुला डालो, कोई जितना गंदा डालोगे। अभी देखिए, जो इतने, मैं प्रबुद्ध में गिनती हूँ प्रकाश झा साहब को कि वो बहुत ही एक समानांतर सिनेमा के जो है उनसे बेहतर मैं मानती नहीं किसी को। उन्होंने आश्रम जैसी एक थीम उठाई, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो इतना गंदा आदमी है वो बाबा, उससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। लेकिन क्या ज़रूरी था कि अश्लीलता दिखाई जाए? आप वो सब दिखाते आश्रम में क्या हो रहा है। प्रतीकात्मक आप कर सकते थे, उस बात को ये कह सकते थे कि इतनी महिलाओं का यौन शोषण हुआ, अंदर जाते हुए दिखा सकते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ रहे हैं, जिन्हें छोटा बच्चा भी समझता है कि अच्छा ये। तो आप क्या परोस रहे हैं? आपने इतनी अश्लीलता परोसी, इतनी परोसी कि मैं जो उनकी पिछली फिल्मों को देख के बड़ी हुई, मुझे अब अच्छी नहीं लगती। या आप मिर्ज़ापुर पे चले जाइए, मैं सुन रही थी कि बच्चे आपस में जो यंग एज टीन, और कालीन भाई, मेरा शहर थोड़ा सा क्रिमिनल मेंटालिटी का है, हाँ, बदनाम भी है थोड़ा, एक दूसरे को कालीन भैया कह रहे, मगर यकीन मानो वो कालीन भैया को याद नहीं कर रहे थे, वो उसमें पड़ोसी की अश्लीलता को याद कर रहे थे। यानी उन बच्चों ने, जो टीनेजर बच्चे थे, उन्होंने भी अपने घर के बेडरूम में बैठ के मिर्ज़ापुर देखी। और मिर्ज़ापुर में आप क्या परोस रहे हैं? वो जो अपंग ससुर है उसके साथ भी वो सेक्स कर रही है, पति के साथ भी वो सेक्स कर रही है, सौतेले बेटे के साथ भी कर रही है, और बच्चा पैदा कर रही है प्रेमिका। क्या आपने परोसा? उसमें लड़कियां भी, हमारे घर की बेटियां भी देख रही हैं, हमारे घर के बेटे भी देख रहे हैं। आप टीवी बंद नहीं कर सकते, बच्चे में उत्सुकता जागेगी। हमको याद है कि अगर टीवी पे कभी एक ही होता था प्रोटेक्शन, उसका विज्ञापन भी आ गया तो हमारी जो मदर थी वो कहती, बेटा जब पानी उठा के लिए जरा, वहाँ से पानी लिया, डाइवर्ट करते थे। आज तो कैसे कहें कि ये मत देखो, बच्चे आपकी सुन नहीं रहे, आप उनका फ़ोन देख नहीं सकते। ऊपर से आपने OTT ने बता दिया कि 18 साल के हो गए तुम, अब अपने बंद कमरे में कुछ भी करो, तुम्हें माँ बाप टच भी नहीं कर सकते। वो भी आप कर रहे हैं, वो उन्हें आदत पड़ी। दूसरा, आपने, आपका शहर एजुकेशन हब है, मेरा शहर एजुकेशन हब है, मेरे बच्चा मेरे यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकता? वो जाएगा हैदराबाद पढ़ने, बेंगलोर पढ़ने, बेंगलोर का बच्चा आएगा मेरे शहर में पढ़ने। माँ बाप की कैपेसिटी है कि हम 1 लाख रुपए आपको दे सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा है नहीं। अब आपको 1.5 लाख का तो फ़ोन ही चाहिए, ब्रांडेड शूज़ चाहिए, ब्रांडेड आपको कपड़े चाहिए, ब्रांडेड ज्वेलरी चाहिए। माँ बाप ये भी नहीं पूछ सकती ये कहाँ से आए। तो आप क्या कर रहे हैं? कहाँ से आए आपके पास ये? और मैं इक्वल बात कर रही हूँ दोनों की, लड़का और लड़की दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि लड़के जिगोलो हो गए हैं और लड़कियाँ बिल्कुल, मैं प्रोस्टिट्यूट तो उनको क्यों कहूँ, लेकिन कॉल गर्ल तो हैं ही वो।
लड़कों के लिए आपने क्या बोला? जिगोलो, इसको क्या, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब होता है? मेल प्रोस्टिट्यूट हैं वो। और मालूम है इन्हें कौन तैयार कर रहा है? इन्हें जिम तैयार कर रहे हैं, मसाज पार्लर्स तैयार कर रहे हैं, आपके ओयो होटल्स तैयार कर रहे हैं उनको। ये एक ऐसी चेन है। अभी आपको नहीं लगता कि आपके शहर में भी, मेरे शहर में भी अचानक से जिम की बाढ़ है? पिछले 10-12 साल में जिम खुले हुए, मसाज पार्लर्स खुले हुए। क्या हो गया भैया, सभी जाओगे जिम में? घर का तो काम है कितना, सभी नहीं करते तुम। औरतें हैं वो घर में अगर पोछा लगाने को कह दो तो वो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, वहाँ जाके वो स्टाइल में पोछे वाला काम भी करेंगी। नहीं, 20-20 केजी उठा रहे हैं वो, उठा रहे हैं जिम में वहाँ पे जाके। और घर में अगर कह दो कि भैया 2 बाल्टी उठा लाना, तो वो भी आप नहीं उठा रहे हो। वो केवल जिम में बॉडी तैयार कर रहे हैं, और वो बॉडी नहीं हो रही, वो आपकी सेहत नहीं हो रही, आपके बॉडी केवल हो रही है। अगर ताज़ा तरीन आप देखें तो जिम में बहुत लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, अच्छे खासे, जो कलाकार भी थे इन सब के भी, क्योंकि उसमें केवल आपकी बॉडी को स्टेरॉइड देके फुलाया जा रहा है। और फिर वो बड़ी उम्र की महिलाएं जिनके पति बाहर हैं, जिनके पास पैसा नहीं, पैसा अथाह है, पैसे की कोई कमी नहीं और काले धन की भी कमी नहीं है, वो हायर कर रही हैं ऐसे लड़कों को बिल्कुल। और वो मोटी थुलथुल उम्र दराज 50-55 की औरतें, 60 की उम्र की औरतें, वो इन लड़कों को इस्तेमाल कर रही हैं। और उससे बड़ी बात ये, मैं क्या कहूँ कि मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से पूछा भी है कुछ को जिनको मैं जानती हूँ, कि आखिर आपको एक बार भी एहसास नहीं होता कि ये आपके बेटे की उम्र का है, ये आपके हो सकता है पोते की उम्र का हो, और आप इसके साथ सेक्स में इन्वॉल्व हो रही हैं? या उन बच्चों से भी मैं पूछना चाहती हूँ, आपको एक बार भी नहीं लगता कि ये आपकी माँ जैसी हैं? कैसे आप किसी ऐसी महिला के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं? और देखिए भाई, हम तो उस ज़माने के हैं जहाँ प्यार नहीं है तो सेक्स नहीं है, तो आप कैसे वस्तु की तरह इस्तेमाल। औरतों का समझ में आता है मुझे कि औरत की तो कोई मर्जी नहीं है, पुरुष जैसे चाहे करे, मगर पुरुष कैसे किसी महिला के लिए खुद को तैयार करता है? वो स्टेरॉइड्स हैं, वो ऐसी दवाइयाँ उनको लेकिन दी यहाँ जा पे रही अगर औरतों का ये कहना हो कि हमारी फिजिकल नीड है, हमारा तो हिंदू संस्कृति में ये बात मत कहो, हमारे तो वर्ग बांटे गए। क्योंकि आजकल बाहर की संस्कृति अपना रहे हैं, तो क्या होगा फिर? भारत को विश्व गुरु बनने का जो दावा कर रहे हैं ना लोग, धिक्कार है ऐसे लोगों पे। ये विश्व गुरु बन रहे हैं हम, ये बन रहे हैं, आर्थिक तौर पे हम गिरे पड़े हैं, औरतें ये सब कर रही हैं, लड़के ये सब कर रहे हैं। अगर ये विश्व गुरु बनना है तो मैं तो ऐसी चीज़ से परहेज़ करती हूँ। मुझे तो एतराज़ है इनके विश्व गुरु बनने से भी, और ऐसे बच्चों के मॉडर्न होने से भी। ये मॉडर्न होना नहीं, देखिए आज़ादी और उच्छृंखलता में बाल भर का फ़र्क है। आज़ादी वो है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ, मुझे आप रोकें, मुझे जेल भेज दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हर वो सच्चाई कहूँगी जो है। उच्छृंखलता वो है कि मैं बदतमीज़ हो जाऊँ। ये बच्ची ने एक सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आज़ाद तो है पर उच्छृंखल नहीं है। ये इतना सा फ़र्क है केवल। उच्छृंखल होती तो इसको पता होता कि ये क्या चीज़ है। और हम वो अब बन रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने बच्चों को कि वो बन रहे हैं, और हम पूछ भी नहीं रहे उनसे। क्यों नहीं पूछ रहे हम कि कहाँ जा रहे हो तुम रात भर रहे, तुम्हारे पास ये कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? तुमने वो, मैंने सुना है कि वो एक ब्रांड है बड़ा शूज़ का, 2, उनकी शुरुआत ही 20,000 से होती है। भैया पैर में पहनोगे, इन्हीं टूटी फूटी सड़कों पर तो चलोगे। जॉर्डन ना, नाइकी, वो नाइक की भी नहीं है भैया, वो जाति से है, मैं यहाँ लूँगी, मुझे जेल भेज देंगे। ओके। तो ऐसे लोगों का वो 20,000 से उनकी शुरुआत हो रही है, उन पर्स की शुरुआत 50,000 से हो रही है। तो आप एक बार नहीं पूछ रहे अपनी बेटी से कि कहाँ से आया ये, कैसे आया? क्यों आपका जो अधिकार था वो ख़त्म कर दिया आपने? और इसकी जड़ें पता है, हमारे समाज में जो वेश्यावृत्ति एक बाज़ार में हो रही थी, एक पर्टिकुलर जगह दिख रही थी जिसको खराब औरतें कह के डिफाइन किया जा रहा था, और हमें निकलने बढ़ने पे भी वहाँ से पाबंदी थी। और उसको भी एक नाम दे दिया गया था, रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया पता है कि ये है, हाँ। इस जगह पे कई बार लोग बच के भी चले जाते हैं कि इससे नहीं, दूर से निकलेंगे। लेकिन ये आपकी समाज की जड़ों को खा रहा है अब जो चल रहा है, चाहे वो जिगोलो हों, चाहे वो ये लड़कियाँ हों जो इस तरह का पैसा कमाने के लिए, लग्जरी जुटाने के लिए सब करें। और वो कॉलेज गर्ल्स भी हैं, कॉलेज बॉयज़ भी हैं। अच्छा, कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स भी इन्वॉल्व हो गए इनमें? इसमें वो कैसे? अभी आप बेटी को भेज दीजिए, बंगलौर पढ़ने जा रही है, आपने तो पूछा नहीं साल भर वो क्या कर रही है, आप जाके भी नहीं देख रहे, सब ठीक है मम्मी, वो आना भी नहीं चाहती अब छुट्टियों में भी। आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो क्या कर रही है वहाँ पे, कहाँ से उसका खर्चा आ रहा है? आप तो वही पैसा दे रहे हैं लिमिटेड उसको। और अगर ध्यान करें तो तेज़ी से आत्महत्याओं की भी बाढ़ आ रही है। क्यों? ऐसा क्या होता है कि आपको खर्चा पूरा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं,
फिर भी आपको आत्महत्या की ज़रूरत पड़ी, हमने जानने की कोशिश नहीं की। हम लिया, कॉलेज प्रशासन पे लगा दिया हमने कि तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि जो मेरी बच्ची ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे ने कर दिया। अभी तो देखिए आप, भाई आप तो नए बच्चे हैं, पहले हमारे ज़माने में भी हॉस्टल होते थे, मगर परमिशन नहीं थी कि 7 बजे के बाद हम बाहर भी निकल जाएं। ऐसा भी नहीं था कि 7 बज गए तो उसके बाद वार्डन सीधे घर पता भेजती थी, बड़े बड़े लेटर लिखे जाते थे और रेस्टिकेट भी किया जाता था। 7 बजे के बाद बाहर थी, पता नहीं कहाँ गई थी। फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जाता था, पुराने आपने देखा हो कि भाई वो चली गई लड़के से मिलने और फिर चोरी से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, ये सब। और बॉयज़ हॉस्टल अलग थे, गर्ल्स हॉस्टल अलग थे। आज नाम को रह गए हैं। बॉयज़ अगर गर्ल्स हॉस्टल में जा रहे हैं मिलने तो जाएँ, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप रात के 1 बजे निकल के बाहर खाना खाने गए थे हम तो, कौन सा तरीका है ये? तो आप खुली छूट खुद दे रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज प्रबंधन अब बाजार बन गए, कॉलेज नहीं रह गए, ये बाजार है जहाँ आप पैसे जाओ, से मतलब है, कोई बस उन्हें कोई मतलब नहीं आपका बच्चा जहन्नुम में जाए। सुधरना हमें होगा, पेरेंट्स को होगा, बच्चों को होगा कि अगर हमें वापस लौटना, क्या वो एक सच बताइए ईमानदारी से, स्पोर्ट्स में मैं अपने शहर की बात करती हूँ, स्पोर्ट्स में आप भी अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ भी देखते होंगे, क्या एक भी शहर की लड़की है? मेरे गांव की जितनी लड़कियां हैं, मेरे गांव देहात से निकली हुई हैं, चाहे वो भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल और फिर सिल्वर भी और ब्रॉन्ज भी एक साथ, या प्रीतिपाल जैसी लड़की जो बिल्कुल मेरे पड़ोस में रहती है और बहुत गरीब घर की लड़की, और वो पैरामेडिकल उसमें स्पोर्ट्स में मेडल्स जीत रही है। शहर की एक लड़की बता दो, वो मेडल्स जीत रही है बढ़िया कपड़े में, उसको लगेगा नहीं ये वाला कपड़ा, अरे नहीं ये तो मेरा गुच्ची की पैंट है, पता नहीं किस चीज़ की पैंट है, भगवान जाने किस मुझे नहीं पता लगता। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? क्यों नहीं पेरेंट्स पूछते? क्यों हमारा हक वो ख़त्म हो गया कि हम पूछें ही कहाँ से आया? हमें इतना पता है कि हम छोटे थे तो हमारी मदर, छोटे नहीं मतलब इतने बड़े भी हो गए 15-16 साल के, तो हर संडे हमारा बस्ता झाड़ती थी और हम कहते हैं खुद धो लेंगे, नहीं मैं ही झाड़। बाद में समझ में आया कि वो लव लेटर का ज़माना था, वो देखती थी कि कोई लव लेटर तो नहीं रखा, ऐसा तो नहीं कि किसी का कुछ वो चल रहा हो। और आज आपकी हिम्मत नहीं कि आप फ़ोन चेक कर लें बच्चे का, आप रूम को बिना नॉक किए अंदर आ जाए, कि आप अंदर कैसे आ गए? प्राइवेसी को एक बीच में ला दे, हमारी भी प्राइवेसी है। और नया एक आपने शायद नारा पता नहीं सुना है कि नहीं, माई बॉडी माई चॉइस। हाँ, ये भी सुना है। ये आप बताइए, इससे घटिया और गंदा कुछ नहीं होता। मैं इस बच्ची को सैल्यूट करती हूँ कि ये बेहद अभी रास्ते पे है। और अभी अगर सोशल मीडिया पे देखें तो लोग बॉडी काउंट को लेके भी खुश हो रहे हैं। कितना बॉडी काउंट है, कितना बॉडी काउंट है, तो क्या करें? कितना ओपनली सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए जो जिगोलो है ना, 30 साल के बाद इनकी ज़िंदगी नहीं रह जाती। देखिए पता नहीं मुझे इस पे कहना चाहिए नहीं, पर मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि जब हम छोटे छोटे थे हमको समझ आता था कि मतलब कभी कभी बड़ी बात करती हूँ, हमारी अम्मा करती हूँ, हमारी ताई जी करती हूँ, तो ऐसे समझ में आता था कि नहीं भैया इसने तो अपने, देखो इतना कमज़ोर हो गया लड़का, 24 घंटे बहू के साथ रहता है। वो बहुत बड़े होकर समझ में आया कि वो ये कहना चाहती हैं वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, इसलिए उसको तकलीफ़ हुई, वो बीमारी हो गई या कमज़ोर हो गया। अब पता नहीं उसमें मिथक है या क्या है, लेकिन अभी आप क्या सोचते हैं कि एक बड़ी औरत के पास जा रहा है और फिर वो अपनी फ्रेंड के पास भी भेज रही है कि भाई आज अब तुम देखो मैं तुम्हें और दिलवाऊंगी, मेरा कम करो, मेरा पैसा कम कर दो। वहाँ पे भी रेफर सिस्टम है, वहाँ पे भी रेफर सिस्टम है, वो जाने। दूसरा पता नहीं आप सुन रहे हैं नहीं, सुनते हैं लेकिन कबूतर की तरह से चुप हैं, वाइफ स्वैपिंग चल रही है। ये क्या होता है बताएंगे थोड़ा? देखिए बड़े लोग किटीज़ करते हैं, बड़े पार्टीज़ करते हैं, पार्टी में वाइफ स्वैपिंग होती है। सब अपनी अपनी गाड़ियों की चाबी लाएंगे, एक बॉक्स में डालेंगे और अंधेरा कर दिया जाएगा। अब आप जिसके हाथ में जिसकी चाबी, उसकी बीवी उसके साथ जाएगी। ये हो रहा है अपने यहाँ पे? ओह माय गॉड, किस पे आप जाएंगे? मैंने ये ज़िंदगी 31 साल इतने एक अंधेरे में, किसी को कोई एतराज़ नहीं है ना, वो अपनी मर्जी से तो है सब। और जो अगर वो एतराज़ करेगी एक महिला के भाई एक के बाद मैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो उसका क्या होगा? आजकल तो तलाक लेना भी ऐसा ना, ठीक है तू नहीं और सही, हम तो तलाक की बात ही नहीं करते, तू अलग रह ले मैं अलग रह लूँ। पहले प्रोसेस था, आदमी तलाक के लिए पसीने आ जाते थे, तलाक कैसे लेंगे, आज नहीं आते। कोई समाज का डर नहीं है, क्योंकि वो तो सभी सामाजिक लोग हैं, सभी बड़े लोग हैं जो वहाँ वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं। तो मुझसे क्या कहूँ, मैं एक महिला ने शिकायत की, कम उम्र की थी और छोटा उसका एक बच्चा। मुझे लगा कि ये तो, बोली मेरे हस्बैंड एक अच्छी पोस्ट पे हैं और मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मैंने कहा क्या कि वो मुझे दूसरे को परोसते हैं। मैंने कहा कैसे, तुम बताओ, साले को जेल भिजवाएंगे हम तो।
बोल नहीं ऐसे नहीं है ना, ये चलता है। उसने मुझे जब बताया वाइफ स्वैपिंग होती है, और फिर मैंने कहा पता नहीं ये कितना गहरी है। वो मैंने सब जब देखना ये आपका मेरिट का केस है? तो फिर तो हर सिटी में हो रहा होगा ये। हर बड़े सिटी में, वो बड़े सिटी की बात कर रही थी कि वहाँ होती है मीटिंग्स, यहाँ नहीं होती। मेरे जैसे शहर में जरा देर में खुल जाती हैं बातें, बहुत जल्दी रूमर हो जाती हैं, कुछ होने और कुछ ना होने वाली, कि वहाँ ले जाते हैं, और इस तरह का होता है। तो औरतें खुशी से भी जाती है इसमें, रहती है? हाँ, बाकी खुशी से है कि नयापन चाहिए हमें। हमारे पति जब इधर उधर मुँह मरते, उससे अच्छा तो ये है कि वो भी नयापन उनको चाहिए और हमको भी चाहिए। अब हमको भी तो खुली आज़ादी दे रहे हैं, वो किस जगह जी रहे हैं हम। शर्म आती है मुझे अपनी औरत होने पे, सच बात तो ये है। और आश्वस्त इसलिए हूँ कि अब जीवन बहुत कम है, अच्छा है और बुरा देखने वाली आप आखिरी पीढ़ी होंगे। जो वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति होगी वो देखने वाले आप होंगे। भाई यही हो गया तो इससे बेहतर तो अब हो ही क्या इससे और क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा खराबी है। अब केवल 7 फेरे लेके किसी और को दे रहे हो, हाँ, मतलब और तो क्या ही हो सकता है इससे गंदा। और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। अब देखिए कैसे पैरेलल हम चल रहे हैं, दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक तरफ वो कि महिला का किसी से संबंध हो गया तो उसको मार दो, पुरुष का हो गया तो औरतें, मेरे शहर की औरत ने नीले ड्रम में, और अभी आपके शहर की औरत ने कल परसों में कर दिया, नीले ड्रम में उसको पैक कर दिया। यानी मारना ऑप्शन है, अभी भी तलाक लेना ऑप्शन नहीं है। अभी ये चल रहा है। और एक तरफ ये कि स्वेच्छा से तू कहीं और मैं कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शाम को तो हम एक साथ हैं, बच्चों के साथ तो एक साथ हैं। ये कैसा है? ये क्या, ये वाकई में सेक्स है? आप ये मान के चलते हो? बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी दूसरा, ये हरगिज़ भी वो सेक्स नहीं है। ये केवल और केवल एक ऐसी वितृष्णा है जो आपके अंदर OTT के ये सब देख देख के घर कर गई है कि आप कैसे क्या करें क्या ना करें। मतलब हर वो चीज़, ऐसा नहीं है कि हमारे ज़माने में नहीं था। हमारे ज़माने में भी पीली पत्रकारिता भी होती थी, नीली बुक्स छपती थी, उन्हें नाम दिए गए थे। ये नीली बुक्स यानी जिसमें के बारे में सब कुछ लिखा अच्छा, हो, इनके बारे में लिखा हो, मगर वो बहुत लिमिटेड होती थी और लोग कैसे छिपा के उसे पढ़ते थे कि कभी पता भी ना लगे किसी को। और तलाक जैसी विधा के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। जिस घर में तलाक हो गया तो समझो वो तो बहिष्कृत हो गया। आप बहिष्कृत मत करिए। दुखी है कोई लड़की तो तलाक लीजिए। एक लड़की दुखी है, उसको पसीने आ जाएंगे एक मुकदमा कायम कराने में। और अगर वो वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ में शामिल हो जाती है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है उसको। क्या दिक्कत है? तो बताइए हम कहाँ, हम केवल और केवल ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से मुझे कि जैसे हम सेक्स आधारित दुनिया पे जी रहे हैं। बस ये है तो ये है, वरना कुछ नहीं है दुनिया में। आपके पास जितना पैसा होता जाएगा उतने अच्छे से अच्छा ढूंढो, आप जाओ। अतुल जी, यहाँ पे आपने कोठे को कंपेयर किया स्पा सेंटर और होटल से, ऐसा क्यों? आपको क्या लगा इसमें ऐसा कोठे से कंपेयर करने वाली क्या चीज़ें मिली आपको? देखिए, कोठे की स्थिति ये है कि अब वहाँ वो जाते हैं जिनके पास बस हैंड टू माउथ, बस जो कमाया वो खा लिया और 200-250 रुपये खर्च करके वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वहाँ निकाल के एक लड़की पे, एक कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश करके चले आए। मगर ये जो होटल्स हैं, चाहे वो ओयो होटल है, स्पा सेंटर्स हैं या मसाज पार्लर्स हैं, मसाज पार्लर्स की ये स्थिति है कि आप, या जिम भी हैं कि लड़की अगर महिला मसाज कराने आई तो उसका पुरुष कर रहा है, पुरुष आए हैं तो उसका महिला कर रही है। और ये यूनिसेक्स मसाज पार्लर्स हैं जहाँ इक्वली दोनों आते हैं, लड़का लड़की। तो ये क्या है? ये भी एक इस गंदगी का हिस्सा है। जिम में वो लड़के तैयार किए जा रहे हैं, मैंने आपसे जैसे कहा कि जिगोलो जो पुरुष वेश्या हैं वो तैयार हो रहे हैं स्वेच्छा से। तो मैंने तुलना इसलिए कि वो स्वेच्छा से नहीं है, वो महिलाएं जो कोठे बैठी हैं वो स्वेच्छा से नहीं है हरगिज़ भी। और यहाँ सब स्वेच्छा से? यहाँ सब स्वेच्छा से, वो स्वेच्छा से कर रहे हैं ये। और उनको आप कह नहीं सकते, वो कहते हैं हमारी बॉडी हमारी चॉइस। इनको अपन वैसा नहीं बोल सकते ना, कह नहीं सकते। आप कानून के जद में भी नहीं ला रहे, वो सब बालिग हैं। और देखिए कानून क्या कहता है, ITP एक्ट कहता है कि नाबालिग से आप इलीगल अगर रिश्ता रखते हैं तो आप कानून की जद में आते हैं। कोई नाबालिग लड़की अगर वहाँ उससे वेश्यावृत्ति कराई जाती है वो कानून की जद में आती है, तो उसको निकाला जा सकता है। मगर 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष एक कमरे में, बालिग एक कमरे में कर रहे हैं तो वो वेश्यावृत्ति नहीं है। ऐसा कहाँ होता है कि एक कमरे में हो? इसलिए कानून से तो निकल गए वो सब बालिग हैं जो स्वेच्छा से कर रहे हैं। आप उन्हें छेड़ भी नहीं सकते, वो कहेंगे मैं तो मर्जी से हूँ, आप कौन?
इसीलिए 99% रेट्स फेक हो जाती हैं। अगर निकाल भी लिए तो उनको वहीं से चेतावनी दे के छोड़ा जाता है। अगर आपने कभी अखबारों में पढ़ा हो या आपने सोशल मीडिया पे देखा हो कि होटल्स में लड़कियां अगर पकड़ी गई तो उनको चेतावनी देकर उनके परिवार को सुपुर्द किया गया। लड़कों का मामूली धाराओं में चालान करके कोर्ट से जमानत दी गई। ये आप कुछ नहीं, यानी आपने खुली छूट दे रखी है कि आप कुछ भी करो, बालिग होने चाहिए बस। तो अब बताइए, ओयो होटल की ये स्थिति है। कहीं 2 कमरे हैं, एक कमरे में फैमिली रह रही है, एक कमरा उस पर ओयो होटल। और सुनिए, ये खाली ओयो होटल नहीं है, लिख रहा है होटल नील कमल, ऊपर लिख रहा है ओयो होटल। होटल भगीरथी, ओयो होटल। और होटल मानक भी नहीं है, कोई अलग से टॉयलेट बाथरूम नहीं है, कोई अलग से कुछ ऐसा रिसेप्शन कुछ नहीं है। बैठे हैं वो परिवार वाले, एक लड़का लड़की, मुंह बांध के लड़की आई, लड़का आ गया, बाइक पे ले आया, ले गया, पैसे दिए 1 घंटे के और कमरे में ले गया। और लोग कहते हैं, वैसे किसी ने मुझे कहा कि मैडम हमारे बिल्कुल घर के सामने सड़क के पार ये खुल गया है और वो बैठे रहते हैं वहीं, मेरे बच्चों पर असर पड़ रहा है। तो मैंने कहा जाओ कंप्लेंट करो, ये वीडियो बनाओ, कुछ फ़ोटोज़ करो। और मैडम आप करो, मैं तो नहीं कर सकती। तो मैंने कहा भैया सारे भगत सिंह मेरे घर नहीं पैदा होने के, कुछ तुम भी पैदा कर लो। मैं तो चलती जाती ज़िंदगी है, मैं कितने भगत सिंह पैदा करके छोड़ जाऊँगी। तुम आओ मेरे साथ, चलो दो मुझे वो बना के, आज तक तो दी नहीं उस महिला ने। तो लोग ये चाहते, ये क्यों बढ़ावा मिल रहा है इन सब चीज़ों को? इसलिए मिल रहा है कि सोसाइटी के लोग आंख बंद करके रखते हैं, कान बंद करके रखते हैं। गांधी जी के 3 बंदर बन के रह गए। हम नहीं करेंगे, ना बुरा देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे। हम बोलें वो सब, जो कहे हम कहें, हम ही बुरा बोलें, हम ही अच्छा बोलें, जो को बोलना है हम ही बोलना है, आप नहीं कहेंगे। और सच्चाई ये है मैन जी इसमें कि अगर अब भी सोसाइटी ने कोई शरण नहीं लिया तो आप उस कगार पे खड़े हैं कि जैसे कोई ऊंचे पहाड़ की चोटी पे खड़ा है और वो पल भर में उसको एक धक्का लगा और वो गिर गया। ये सोसाइटी इस तरह गिरेगी, भारत का कोई संस्कृति और सभ्यता का नाम लेवा नहीं मिलेगा अगर इन चीज़ों पर रोक नहीं लगी। मैं आज भी इस उम्र में भी अगर मुझे बिना फैमिली के और कहीं जाना पड़े, मेरी फैमिली ना गई हो, और मैं किसी होटल को कभी नहीं बुक करती। इस उम्र में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या सोच रही होंगी, ये महिला होटल में आके रुकी है। सपोज़ मैं अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं बाहर जाती हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई रहते हैं, मेरी महिला साथी भी रहती हैं, पुरुष साथी भी रहते हैं। अकेले अगर मुझे कभी कहीं जाना पड़ा, ऐसे किसी मैं कभी कभी चली गई, मुझे गंगा जी नहाना तो मैं चली गई, या मुझे रुकना पड़ा, मैं धर्मशाला में रुक जाऊँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैं तो कम से कम खर्चे करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों के काम आए। मगर होटल में जाने से तब भी मुझे ये लगता है अजीब सा कि जैसे जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, ये क्यों आई हैं यहाँ पे, देखते हैं। और लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने बदनाम हो चुके हैं होटल, पहले भी तो होटल्स थे, इतने बदनाम हो चुके हैं कि सबको पता है कहीं ना कहीं। जब मैं कह रही हूँ कि उम्र दराज महिलाएं जिगोलो हायर कर रही हैं तो किसका उम्मीद करें। एक महिला और एक पुरुष आया है, लड़के की उम्र 25-26 साल की, महिला की उम्र 55-60 साल की, और दोनों की अलग अलग आईडीज़ हैं। वो ना बेटा शो कर रहा है और ना पति शो कर रहा है, तो कैसे उनको कमरा मिलता है? ये ऐसी भयावह स्थिति है इस समय हमारी कि अगर अब भी हम नहीं संभले तो सच कह रही हूँ मैं, अगली पीढ़ी हमारी, मैं तो देखने के लिए नहीं रहूँगी, लेकिन अगली पीढ़ी ऐसे हो जाएगी कि कुत्ते बिल्ली से बुरा से की स्थिति हो जाएगी आपकी, कि कोई आपको रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अब कुछ भी अब देखिए ना, अब आपके सामने आती हैं, आपके यहाँ तो पता नहीं मुझे मेट्रो है या नहीं, मेट्रो में दिल्ली एक दिन बैठ जाइए, आप शर्म से मर जाएंगे। अगली बार आप मेट्रो में जाना नहीं चाहेंगे। खुले आम लड़के लड़कियाँ इस कदर बेशर्मी करते हैं कि जिसकी आप क्या जताना चाहते हैं। और अगर कोई कह दे, वो चाहते हैं कि हमें कोई टोके ताकि हम लड़ें और हम साबित करें कि भाई हम बालिग हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या रह गया? और फिर एक आम जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क रह गया? अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि ये अंतिम है। इससे बदतर तो क्या ही होगा। हाँ, इससे बदतर कुछ हो भी नहीं सकता और होना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। बदलिए, लोगों को खड़ा करो, अपने पॉडकास्ट के ज़रिए खड़ा करो। आपके पास सशक्त विधा है। अच्छा, अभी अगर आप जैसे आप जाते हैं कोटे वगैरह में, तो वहाँ की लेडीज़ का क्या ऐसा रिलेशन आपके साथ? मतलब अच्छा, मेरे यहाँ शादी ब्याह में आती है, मैं उनके जन्मदिन में जाती हूँ, उनके बच्चों के एडमिशन कराती हूँ, उनको लेके आती हूँ। मेरा उनसे कोई बुरा संबंध नहीं, क्योंकि मैंने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया कभी भी। मैं हर उस लड़की को लाती हूँ जो वहाँ ज़बरदस्ती का शिकार है। एक अगर जैसे
कोठे वाले की मैं अगर दिनचर्या पूछूं आपसे, सुबह से शाम रात 24 घंटे की, क्या दिनचर्या होती होगी उनकी? कुछ नहीं, सुबह 12-1 बजे तक सोती रहती हैं, फिर उठेंगी और मेकअप करेंगी, कुछ जो भी मिल गया नीचे से वो खा लिया, और उसके बाद कस्टमर्स में लग जाएंगी अर्ली मॉर्निंग तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, बस। अच्छा, इसमें कोई मैक्सिमम नंबर भी होता है कि किसी औरत ने इतने कस्टमर लिए, इसमें कोई टारगेट या कंपटीशन टाइप का होता है टारगेट इसमें? नहीं है, वो कंपटीशन भी नहीं है, वो ये है कि आप इतना नहीं कमाएंगे तो कैसे पूरा होगा, फिर रोटी कहाँ से खाएंगे? वो तो ज़रूरत है ना, पेट तो भूखा नहीं रह सकता, तो वो कैसे खाएंगे, कहाँ खाएंगे? नहीं, आपस में औरतों में कोई कंपटीशन नहीं होता? बहुत। वही तो मैंने कहा कि जीने पे चढ़ के जब एक आदमी आता है तो उसको ऐसे अपने आप को उसके सामने शो करती हैं कि मैं या मैं, और दूसरे को धकेलेंगी पीछे, आप आगे आएंगी। आप उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? क्या वो मर्जी से कर रही हैं? मर्जी से नहीं करती। कितनी उनकी अंतरात्मा 100 बार मरती होगी जब इतने गंदे, उम्र दराज और जिसके पैरों में चप्पल भी नहीं हो, और उस आदमी से कहती होंगी कि मैं चलूँगी, मैं चलूँगी, मैं थोड़े पैसे भी कम कर दूँगी। सोचो कि वो क्या स्थिति होती होगी। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो सबसे बड़े कोठे का नाम कौन कौन से आते हैं? सोनागाछी, सोनागाछी, फिर कमाटीपुरा, कमाटीपुरा, फिर दिल्ली जीबी रोड। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि ये हर जगह आइडेंटिफाइड जो रेड लाइट एरिया वहाँ है जहाँ कैंट एरियाज हैं बड़े, वहाँ चाहे वो बनारस हो, आगरा हो, मेरठ हो, कलकत्ता हो या मुंबई हो। रीजन? शायद पहला तो यही था कि भाई सैनिक बहुत समय तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और उनको एक मनोरंजन का साधन मिला रहे, लेकिन वो फिर धीरे धीरे उससे शायद सुरक्षा की चिंता हुई, तब वो बोर्ड लगने शुरू हुए अंग्रेज़ों के टाइम से, सैनिकों का प्रवेश निषेध। तो हर जगह जो बड़े रेड लाइट एरियाज़ हैं वो पुरानी कम्युनिटी से हैं, बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। पहले वो दाल मंडी के नाम से जाने जाते थे सभी। दाल मंडी? दाल मंडी मतलब क्यों ऐसा? नीचे ज़्यादातर वो इस तरह की दुकानें थी कि दाल थोक के काम थे, मसाले, दाल, चाय, इन सब के ऊपर कोठे चलते थे? ऊपर कोठे चलते थे, मेन मार्केट वो हुआ करता था। हम अगर जितने भी आपने कोठे के नाम लिए, इनमें सेम कंडीशन है या कुछ प्रोफेशनल तरीके से मैनेज हो रहे हैं? कुछ फ़र्क भी है। जैसे सोनागाछी, वो पूरा एक तरह से एक शहर जैसा बसा है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे उनके अपने उन्होंने बैंक चला रखे हैं जिसको मान्यता भी मिल गई है RBI से, अपना पैसा वो सिक्योर करती हैं। उनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ी भी चल रही हैं, बच्चे उनके पढ़ भी रहे हैं, और वो उसमें उनका खुद का भी बहुत बड़ा हाथ है, वो खुद से जागरूक हो रही हैं, क्योंकि बड़ा एरिया है तो बड़ा पैसा है, बड़ी सब चीज़ें। मगर दूसरी जगह की स्थिति ये नहीं है, और कहीं की भी जो सोनागाछी की है वो काफ़ी हद तक उनमें वो है सुधार, लेकिन लड़कियों का आवागमन कम नहीं है। ये नहीं सोचना है कि वो ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म होने के कगार पर हरगिज़ नहीं है, वो चलता बदस्तूर है। बस ये है कि जो बच्चे हैं उनको कोई पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, कोई उसमें डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा है, वो इस तरह का सब चल रहा है। बाकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तो बंदे हैं ही तय, वो लाएंगे ही बच्चियाँ फंसा फंसा के। अतुल जी, मैंने बहुत सारी जगह देखा है और सुना भी है कि जो ये कोठे होते हैं, यहाँ पे एक VIP जोन होता है जहाँ पे बड़े लोग आते हैं, बड़े पैसे वाले, बड़े घराने। VIP में जैसे हम बात करें, पॉलिटिशियन, नेता वगैरह आते हैं यहाँ पे? ना ना, जिसने भी ये कहा है बहुत गलत कहा है वो। अरे हालात ये हैं कि वहाँ आदमी, अब क्या आपने गंगूबाई देखी किसी ने? देखिए, चबूतरे बैठ के नहाती है वो आलिया भट्ट, देखा है? वो चबूतरा ही उनकी ज़िंदगी है, बस वो हर जगह मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ रियलिटी के काफ़ी करीब है। उस चबूतरे पे बैठ के वो नहाएंगी, उसी चबूतरे पे एक आएगा वो यूज्ड कंडोम फेंकेगा, उसी चबूतरे पे आएगा वो गुटखा भी वहीं थूकेगा, वो गंदगी भी वहीं थूकेगा, और उसी चबूतरे पे स्टूल डाल के वो नहाएंगी और उसी चबूतरे पे बैठ के वो खाना खाएंगी। ये उनकी ज़िंदगी। तो वहाँ कोई VIP आएगा जहाँ खड़े होने में आपको थोड़ी देर में ही लगने लगेगा मैं कैसे रुकूं? शराब की गंध महक रही होगी, गुटखे की गंध महक रही होगी जहाँ। तो उन लड़कियों को कहीं दूसरी जगह लेके चले जाते होंगे, नहीं, होटल वगैरह? नहीं, उनके लिए तो है ना कॉल गर्ल्स। अच्छा, VIP वो पैसा खर्च कर, बिल्कुल उनको पैसा खर्च करेंगे तो अच्छी लड़की लेंगे। उनसे तो उन्हें खतरे हैं कि कहीं इनको यौन रोग ना हो जाए, कोई HIV पॉजिटिव ना हो जाए ये इनसे। वो तो उन्हीं वाहक मानते हैं कि HIV पॉजिटिव की वाहक तो यही है। अच्छा, जो पॉजिटिव हो जाती है उनके लिए कोठे की तरफ से कुछ रहता है दिखाने का कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले 20 साल में तो इतना हमने किया कि ART सेंटर्स हैं सभी जगह, तो वो महिलाएं, उनको आदत बना दी गई कि आप रूटीन में जाएंगी, नहीं तो आके तुम्हारा इलाज भी करूँगी रूटीन में। जैसे कंडोम बांटते हैं तो उसके बाद ये भी कहती हूँ भैया मुझे वो दिखाओ कहाँ है, कब चेकअप कराया था, फिर जाओ। हर 6 महीने उनका चेकअप होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वो इतना जागरूक हैं कि उन्हें भी तिल तिल करके नहीं मरना है।
तो वो इसके लिए हैं जागरूक। मगर ये वीआईपी जैसी बात अगर कोई कह रहा है तो ये मिथक है, ये नहीं है। क्यों जाएंगे? पहले इज्जत का जाते भी होंगे, खतरा है। अभी तो चलो ओटीटी नहीं, ये वो सारी- ज़माना वो मुगलों के टाइम का, हाँ। वो तो उस टाइम की बात कर लो कि भाई वहाँ जाते थे लोग, नवाब लोग, और वो उनको सब जायज़ था। लेकिन आज तो एक आदमी, भला आदमी वहाँ, मतलब सो कॉल्ड भला, वहाँ अभी जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई रील बना दे। हाँ, उसको क्या, कोई बना ले, कोई भी उसकी बेइज्जती हो जाए। और छोटे शहरों में ये हैं, वहाँ तो कोई भी किसी को पहचानता है, वही बता देगा यार तू वहाँ देखा था। तो वो नहीं है, ये तो मिथक है अगर कोई ऐसा कहता है। और अगर कोई ये भी कहता है, मैं इससे भी इनकार करती हूँ कि कोई पॉलिटिकल संरक्षण इनको प्राप्त है, बिल्कुल भी नहीं। उनकी वो तो ऐसा नेग्लेक्टेड एरिया है कि उसकी तरफ तो कोई देखना ही नहीं चाहता। तो वहाँ एमएलए वगैरह नहीं जाते वोट मांगने? नहीं, कोई नहीं जाता, कोई नहीं। और कोई नहीं पूछता है, कोई ये नहीं देता है तुम कौन हो, तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। उनके कार्ड बनवाए तो हमने आधार कार्ड बनवाए, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब हमने बनवाए, झूठ सच फर्जी करके। तो आप लड़ लो वहाँ की वोटिंग, आप कोई एमएलए सांसद का आप कर लो कुछ, आप जैसे लोग ही कर पाएंगे उनके लिए, और कोई सोच नहीं पाएगा। एक बात कि मैंने ज़िंदगी में ना तो सरकारी इमदाद ली उनके नाम की, कभी भी कोई मुझे कह नहीं सकता। हाँ, मैं लोगों से मांग लेती हूँ, पर उनके बच्चों का मुझ पर नहीं होता। जैसे अभी मेरे 3-4 बच्चे रह रहे हैं एडमिशन को, मैं मांग लेती हूँ किसी से भी। मुझे बाहर से करते हैं, विदेश से भी लोग भेज देते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जो बच्चे पॉडकास्ट देख, और ये सब आप लोगों के पॉडकास्ट के ज़रिए जो मुझे आ रहा है। उससे पहले मैं खुद मांग लेती थी, लाओ भैया मुझे दे दो मेरे एक बच्चे का। उस बच्चे, अगर कोई पूरा एक बच्चे का देता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 7,000 रुपये महीना हमसे लेते हैं, मैं हॉस्टल में खाना खर्चा सब, तो उसमें एक बंदा अगर हमको देता है तो उसका पूरा प्रोफाइल बच्चे का हम उसको भेजते हैं, उसकी फ़ोटो और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, उसके मतलब स्कूल प्रशासन का, कि जब भी ये लोग बात करना चाहें, ये इसके प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर ये हैं, आप बात कराएं इस बच्चे की, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी भेजें। तो इतना हम करते हैं, उनको भी फील लगता है कि भाई हमारे साथ जुड़ रहा है एक बच्चा, हम जीवन में संवार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग देने वाले नहीं हैं, और ये भी नहीं है कि वो वहाँ वापस जा रहे हैं, वही सब सीख रहे हैं, वो नहीं। ये तय है कोई बच्चा जाएगा तो हॉस्टल में जाएगा। अच्छा, जो उनके बच्चे होते हैं या उस एरिया में जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं, उन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है इससे? क्या मतलब कोई फ्यूचर में, करियर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। मैं अगर पिछले 20 साल की बात कर रही हूँ तो 20 साल में समझती हूँ कि मैं बहुत से बच्चे अच्छे कामयाब हुए। 2 बच्चे अभी दुबई में काम कर रहे हैं बीटेक करने के बाद में। एक लड़की अभी बैंक में पीओ हुई है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए, फरवरी में शायद, 5-6 भी कहाँ हुए। तो वो अपनी माँ को भी बेहतर ज़िंदगी दे के और वहाँ लेके गई है महाराष्ट्र। उसके घर वालों से मिलवाया है, अपने नाना नानी से, और बताया कि मेरे पापा मर गए, बस ये करके बता दिया उसने। ये नहीं मालूम कि वहाँ थी। तो ऐसे भी कामयाब हुई है। या जिस लड़की की मैं शुरू में बात कर रही हूँ कि वो ऐसे थी लंगड़ी, और वो आप देखिए वो पढ़ी लिखी, उसके बाद बैंक में जॉब की उसने। ओके, अगर हम बात करें सेक्स वर्कर्स की, तो इनका समाज में, सोसाइटी में नीड लगती है आपको? होना चाहिए, मतलब ये कोठे वगैरह होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नहीं मैं कह रही कि वो ख़राब औरतें हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। ये औरत की अस्मिता पे इतना क्रूर प्रहार है जिसकी कल्पना एक औरत ही कर सकती है, अगर वो वाकई में औरत है। मैं 1000 बार कल्पना करती हूँ, उस उम्र से करती हूँ जब मैं बिल्कुल एक यंग एज में थी, कि ये अगर मेरे साथ होता तो मैं कैसे जी पाती, कौन मेरा उद्धारक होता। ये सोच के मैं टिकी रही। लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगा, आप वापस नहीं लौटी। बस जब मुझे औरत होने का एहसास होता, मैं फिर उठ के चल देती थी। तो नहीं, सोसाइटी को, समाज में मतलब नहीं नीड ना। ओके, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें सेक्स वर्कर्स का कहना था कि हम देश में बलात्कार को रोकने का काम कर रहे हैं। फिर वो सेक्स वर्कर नहीं थी जिसने कहा है। लोग अगर कह रहे हैं, मुझे उनसे भी एतराज़ है। क्या चीज़ है ऐसी कि वो बलात्कार रुक गए क्या? अभी कल एक 9 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ है, बाजार तो एक भी बंद नहीं हुआ, फिर कैसे हो रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हो वो कोठे पे जाने वाले लोग हैं? नहीं, वो नहीं किसी के साथ बलात्कार रहे। ये जो यंग लड़की, निर्भया कांड, क्या जब कोठे नहीं थे, उसके बाद वो हैदराबाद की जो डॉक्टर थी, वो कौन लड़के थे जो उठा के ले गए उसको जंगल में और वहाँ उसके साथ रेप किया? वो कौन लोग थे? जो उस निर्भया की इतनी गलती थी, वो देर रात अपने फ्रेंड के साथ लौट रही थी, तब ये कोठे नहीं थे। उन्हें रेप करना था तो वहाँ कर लेते जाके। तो क्या वो ऐसी चीज़ है कि वहाँ रेप करोगे आप जाके? आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर ही तो शांत कर सकते हो, कि वहाँ रेप करने के लिए जाओगे? अगर रेप करने के लिए वो नहीं मिल रही है तो किसी भी लड़की का, यानी आप रेप को जायज़ ठहरा रहे हैं कि रेप
जायज़ है इसलिए कोठे खुले रहना दो, यहाँ रेप नहीं करेंगे। वो समाज की लड़की के साथ, उन लड़कियों के साथ कर लेंगे। भगवान ने उनको वेश्या बना के पैदा किया, वेश्या ट्रांसजेंडर बना के जिनको भेजा भगवान ने, उनको तो आपने ट्रांसजेंडर का दर्जा दे दिया। वो बेहतर ज़िंदगी जी रही हैं, पढ़ रही हैं, कामयाब हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और इनको तो भगवान ने बना के भी नहीं भेजा, फिर भी आप उन्हें क्या ऐसे कर सकते हैं कि नहीं जी, जिस बलात्कार तब नहीं करेंगे, वहाँ चले जाओ। किसी का आपको पता है कौन बलात्कारी है? उसको आप सजेस्ट करेंगे जब भी वहाँ चले जाना, यहाँ मत रहना, यहाँ मत करना ये सब। क्या वो वहाँ बलात्कार करने के लिए जाएगा? क्या वो अलाउ करेंगी कि हमें बलात्कार करो हमारे साथ? ये बेहद घटिया बात है। अगर किसी औरत ने ऐसा कहा है तो मैं उसे औरत ही नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा घटिया कुछ हो नहीं सकता कि जो औरत की अस्मिता को ना पहचाने, औरत की इज्जत को ना पहचाने, वो औरत नहीं है। चाहे वो कोठे वाली हो, आम औरत हो, या बहुत हाई फाई हो, कोई भी हो। अगर हम बात करें इंडिया में जो कोठे या जो ये चल रहे हैं, तो बाहर के देश से अगर कंपेयर करें तो कोई अंतर लगा आपको, डिफरेंस? बाहर तो है ही ना कोठे, बाहर तो कहीं नहीं दूसरे नाम से चलते होंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तो खुला है, वहाँ कौन मना कर रहा है? ओपन देखिए कोठे कहाँ होते हैं जहाँ ओपन नहीं है। और इसी को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर हम। क्या ओपन हुए कोठे बंद हो जाएंगे एक दिन? फिर आपके समाज की जड़ें खोखली करेंगे। अब भी कर रहे हैं ऐसे ही। तो मान लो विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा, वहाँ के लोग यहाँ के इस्कॉन क्यों ज्वाइन करते हैं? यहाँ के हमारी संस्कृति को ज्वाइन करने की क्यों बात करते हैं? क्योंकि फ्रस्ट हो चुके हैं वो उससे, वो ओपन से, वो खुली कि आज इसके साथ शादी, कल उसके साथ शादी, परसों उसके साथ शादी, पता ही नहीं बच्चे कौन है, कहाँ चले गए, क्या हो गया। आज हम उस जगह आ रहे हैं। बिल्कुल वहाँ कोई कोठे नहीं है। गलत जो कह रहा है बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल यहाँ की पहचान है, राजा महाराजाओं के मतलब यहाँ फिर भी कंट्रोल है, बाहर कोई कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों पे? कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप जानते तो हो बाहर सब जगह लीगलाइज थोड़ी है? नहीं, जॉर्डन, बेल्जियम या डेनमार्क और ये सब, इनमें है लीगल, और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। जब अमेरिका जैसा देश लीगल नहीं कर रहा है तो बाकी और कैसे करेगा कोई? और इसका लीगल करने का क्या मतलब है कि एक लड़की अब लॉ करेगी और वो फिर कहीं नहीं हुआ तो कोठे बैठ जाएगी? अरे वो तो ऐसी ही बैठी है, वो तो कहीं भी जा रही है, पोल पे खड़ी है, यहाँ वहाँ कर रही है, लग्जरी जुटाने के लिए। ये वेश्यावृत्ति नहीं है, ये क्या है? तो भैया अपने बच्चों पे ध्यान दो। मेरा तो आपके पॉडकास्ट के ज़रिए सबसे अनुरोध है, माँ बाप से भी सवाल करो, अपने बच्चों से सवाल खड़ा करो, समाज के लोगों से भी है कि सवाल खड़े करो। इन बच्चे क्या बातों कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, क्या नहीं कर रहे, पता करो उनका, जाओ रहो। मैंने एक फैमिली को देखा, मेरा बेटा IIT से पास है, यहाँ से कानपुर से PhD है। तो मैं उसको अक्सर मिलने जाती थी। उसका फ्रेंड एक आया तो उसने कहा मम्मी ये लोग कलकत्ता के हैं और इसके मम्मी पापा ने एक बहुत बेहतरीन कैरियर छोड़ के, डॉक्टर थे दोनों, वो कैरियर छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, बच्चा उनको पढ़ाना वो हॉस्टल में रखना चाहते, जबकि IIT में तो बच्चे रहते हैं बिल्कुल क्या डिसेंट तरीके से, उनको सब चीज़ें मुहैया कराई जाती, लेकिन फिर भी वो उसके लिए छोड़ के यहाँ तक आए। लड़का था जबकि वो। क्यों नहीं हम ऐसा करते? अगर हमें बच्चा बाहर ही पढ़ाना है, आप पैसे में सक्षम है, इसका मतलब बाहर भेज रहे हैं, तो आप जाके रहिए, बच्चे के साथ रहिए, कमरा लीजिए, माँ चली जाए, पिता नहीं जा सकते काम के लिए, लेकिन माँ जा सकती है कि मैं बेटी के साथ रहूँगी जब तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। वरना कैंसिल कर दीजिए कि भाई यहाँ लो। क्या है ये काउंसलिंग कि कॉलेज डाल दी ये और बच्चा प्रेफर करेगा कि बाहर का कॉलेज मिल जाए मुझे? तो क्यों? आज़ादी चाहिए, उच्छृंखलता चाहिए। पेरेंट्स पैसे भेज के खुश होते हैं कि मैंने पैसे भेज दिए, पैसे भेज दिए, फिर पूछा ही नहीं हमने, पूछा ही नहीं क्या हुआ उन पैसों का। और उनकी तो उन पैसों में भी पूर्ति नहीं हो रही, तो उनको तो बहुत सारे पैसे चाहिए। बदल जाओ, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, बस। कैसे ख़त्म हो सकती है वेश्यावृत्ति या कोठे वगैरह? अगर आप लौटना होगा हमें अपनी संस्कृति में, अपनी जड़ों में, अपनी सभ्यता को जानना होगा, बच्चों को बताना होगा बचपन से, और ख़ास तौर पे लड़कों को बताना होगा। भाई आप अगर कह रहे हैं कि मैं देहात से हूँ, मैं बिल्कुल देहात से हूँ, मेरे बच्चों को आज भी, वो किसी भी बिरादरी के हैं, कोई भी हैं, वो इतने हाई फाई मेरे बच्चा माहौल में रहता है, उसके बाद भी आएगा, मेरी बहू है वो भी IITian है, कोई भी है, किसी का भी है, पैर छुएगी, नमस्ते करेंगे, चाचा जी, ताऊ जी, सबको लौटा आइए उस संस्कृति पे। शर्म आ जाएगी आंखों में जब आप पड़ोस के किसी लड़के को भाई कहेंगे। कैसे फिर उसके बारे में कोई गलत विचार रख पाएंगे आप? आसपास के किसी बंदे को चाचा ताऊ कहेंगे तो कैसे गलत विचार आएंगे आपके मन में? अभी नहीं रहा कोई भी, अब तो अंकल आंटी हो गए आप।
इस अंकल आंटी की संस्कृति से निकाल दो। मैं तो आखिरी पीढ़ी हूँ कि जो अपने बच्चों को चाची ताई कहना सिखाती है, लेकिन आप लोगों को ये अंकल आंटी संस्कृति से निकाल दो, तब रिश्तों में जुड़ाव आएगा। पता लगेगा ये बुआ हैं, ये चाची हैं, ये मामी, ये कौन है। आज कुछ नहीं है। बताइए बच्चों को नानी घर कैसा होता है, दादी घर क्या होता है, ये हमारा रिश्ता क्या होता है। उनको हर किसी का डर लगेगा। पहले गांव का, अभी आज भी रिवाज है गांव में कि किसी भी बिरादरी की लड़की किसी गांव में ब्याही हो और किसी बंदे का किसी शादी ब्याह में जाना हो तो भाई वो फलानी लड़की भी है हमारे, भले ही वो किसी आप सो कॉल्ड छोटी जाति के हों, तब भी वो बंदा जाएगा, चाहे 10 रुपये दे के आएगा। यानी मान लिया वो मेरी बहन है, मेरे गांव की है, बेटी है। उस संस्कृति को लौटा लाओ बस। आपके पास और कोई नहीं है रास्ता कि इस संस्कृति को बचाओ। लेकिन क्या आपको लगता है जैसे अभी मूवीज़ हम देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म हम देखते हैं, शो जो आ रहे हैं वो हम देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं? बस बढ़ावा देने की बात हम करेंगे, हम सरकार की जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे। हम लिखते हैं क्या? अरे लिखो, आपके पास तो सोशल मीडिया, मेरे पास तो सोशल मीडिया नहीं था। तब मैं हज़ारों चिट्ठियाँ लिखती थी, हर रोज़ पोस्ट कार्ड्स लिखती थी, हर रोज़ चिट्ठियाँ लिखती थी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नतीजे ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार कॉग्निजेंस लेती थी। लेकिन आप लोग इतना भी नहीं कर सकते कि एक आध मुहिम चला के देखिए तो। एक 4 लाइनें लिखिए कि मैं ये अपील करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मुझे सिग्नेचर भेजिए, लोग जुड़ेंगे आपसे। और लिखिए उसमें कि ये हो रहा है। क्यों नहीं हम क्यों दूसरे पे दायित्व छोड़ना चाहते हैं? हम कहते हैं क्यों सरकार नहीं कर रही, क्यों वो नहीं कर रहा। ना करें, हम तो करें। मैं अगर ये बात सोचती कि मैं ही क्यों करूँ तो कैसे? मैं 31 साल थोड़ी टिकती। कब के मैं तो वहाँ से वापस। सरकार बनाई किसने बनाई? हमने तो बनाई ना। हम सरकार सवाल क्यों नहीं खड़े करते? हम और बातों के लिए चिल्लाते हैं जाके, हमारी नाली नहीं बनी जी, हमारी गली नहीं बनी जी, हमारे घर में ये नहीं, हमारी लाइट नहीं लगी। हम कहते हैं कि ये वहाँ पे जो है एक बच्ची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ट्रकों पे नारा लिख रहा है और उन्हीं ट्रकों से लड़की सप्लाई हो जाती है। देखते हैं आप? क्यों नहीं आप कर रही है? कैसी? और देखिए बहुत से लोगों ने मुझे OTT पे इस पे कुछ भी लिखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टा देखती हूँ नहीं, कभी हूँ भी नहीं। आप अगर ये जिगोलो से आपको एतराज़ है कि जिगोलो का, जैसे आपने पूछा कि क्या होते हैं, बहुत लोग अनजान हैं, तो फिर मैंने तो बहुत पहले ही बात शुरू कर दी थी जिगोलो है कैसे। अभी रिसेंट में, अभी मुझे लगता है 15 दिन भी शायद रिलीज़ हुए नहीं हुए प्राइम पे या किस पे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन रंगीन करके एक सीरीज़ जारी हुई है अभी जिसमें वो जिगोलो का काम करता है। एक और हुई है CA टॉपर। हाँ, CA टॉपर हमने देखी। वो जिगोलो है। क्या है ये, आप बताइए? वो महिला चीज़ है उसमें, सेम है ना? तो है ना समाज में कहीं। उनके पास तो मैंने नहीं पहुंचा दिया ये मैसेज कि आप ऐसी बना लो। अतुल जी, क्या आपकी नज़र में वेश्या होना गुनाह है? पहली बात तो वेश्या होना ही क्यों है? वेश्या कोई पैदा हुई है इस टैग को लेके? वो स्त्री हैं, औरत हैं, और औरत की अपनी अस्मिता है। वेश्या शब्द हमने दे दिया, ये मुझे इससे एतराज़ है, बिल्कुल एतराज़ है। सोसाइटी का दिया हुआ नाम है। हाँ, सोसाइटी का दिया हुआ नाम, और सोसाइटी ने बहुत सारे नाम दिए। हाँ, क्योंकि हमने बहुत सारे नाम सुने हैं जो वेश्याओं को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे हमने जैसे 1-2 नाम सुने हैं, हाँ, दहेज युवा, ऐसे हमने 2-3 नाम सुने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर पुराने समय में चले जाएं, बात एक ही है, कहते हैं नगर वधू। नगर वधू का मतलब ही स्पष्ट है, यानी वो पूरे शहर की बहू है, पूरे शहर की स्त्री है वो। तो यानी कोई भी उसका उपभोग कर सकता है। ये स्त्रियां इस तरह से डिफाइन की गई जिनकी अपनी कोई वो नहीं थी, अपनी इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं था, और उनको बना दिया गया। कभी उन्हें देवदासी बना दिया गया, कहा गया देवदासी, लेकिन तमाम पंडित और जो उसमें जुड़े हुए लोग मंदिरों में, वो उनके उपभोग करते थे, और वो भगवान की स्त्री होती थी। यानी भगवान का प्रसाद है वो पंडितों के लिए। अच्छा, ये भी था? बिल्कुल। देवदासी अभी होता है ये देवदासी? आंध्रा में देवदासी प्रथा थी, आज भी कुछ कुछ इलाकों में है, लेकिन चोरी छिपे है। बचपन में ही उनको दान कर देते थे माँ बाप। ज़्यादा लड़कियां हो गई तो कर दिया, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो। अच्छा, एक मंदिर में कितनी देवदासी हो सकती है? ऐसा कुछ कई हो सकती थी। तो वो उनके उपभोग के लिए होती केवल उन मठाधीशों के उपभोग के लिए थी। नगर वधू जिसको आपने कह दिया तो उसको एक अच्छे उससे दे दिया भाई नगर वधू, बड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम दे दिया। लेकिन उसके बैक में तो चले जाइए कि पूरे नगर की वधू हैं वो। कोई भी उनका उपभोग कर सकता है, जो पैसा दे और उपभोग कर ले। और कानून भी यही कहता है कि
वेश्यावृत्ति वो है जिसमें आपने पैसे के बदले देह का इस्तेमाल किया हो, वो वेश्यावृत्ति है। यही होता चला आया। अभी आपने कहा कि एक शब्द कहा जाता है उनको, से ज़्यादा कहा जाता है कि गाली आमतौर पे, कि शाम को अगर घर में कोई औरत मेकअप कर ले और बाल बाल बहाने लगे तो वो बड़ा बुरा माना जाता है। ये नहीं करते भले घर की औरतें, वो उनका काम है। किनका का काम है ये, मर नहीं। अब देखिए अच्छा, कैसे शाम को जो मेकअप करते हैं उनके। हाँ, अब ये बदलाव कैसे आता है। राम शब्द होता है विधवा स्त्री के लिए, जो आम बोलचाल की और देहाती भाषा में, यानी जिसका पति मर गया हो वो। अब ये शब्द इसलिए उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो वो हो नहीं सकती क्योंकि उनका पति नहीं है, पति नहीं है तो मरा भी नहीं, इसलिए वो हुई नहीं, तो उनको कह दिया गया और ये गाली की तरह इस्तेमाल कर लिया गया। कोई ये नहीं कहता किसी को गाली देगा तो वेश्या, लोग कहेंगे क्या उन्होंने मांगा था ये कि ये व्यवसाय मुझे दे दो? क्या उन्होंने कहा था कि मुझे दे दो मैं बन जाऊंगी ये? इससे आप ऐतराज़ करिए, कहने से बचिए। कोई कहता भी है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं अच्छा, कोई कहता है तो इसका रिप्लाई में क्या जा सकता है अगर कोई देख रहा है वीडियो? बिल्कुल साफ कहें, बिल्कुल साफ कहें कि हर वो स्त्री है जो कर रही है। इसका मतलब वो जिस वक्त जिस पुरुष के साथ होती हैं वो उस समय उसकी भोग्य होती हैं, उसकी स्त्री होती हैं। वो ये नहीं कह रही कि उसके साथ 4 आदमी एक साथ आ रहे हैं। अगर 4 हैं तो वो बलात्कार है, और अगर वो एक पुरुष के साथ है तो वो उसकी स्त्री है उस समय जिसके साथ वो उपभोग कर रहा है। तो फिर वो क्यों? फिर तो हर औरत है, हर औरत है। और अगर आप पुराना वो उठा लें, देखिए बहुत विवादित बात है पर फिर भी मैं कह रही हूँ कि अगर आप पुराने अपने कहीं शास्त्र में चले जाएं, कहीं और दूसरी ऐसी चीज़ों में जो थोड़ी पुरातन उसकी हैं हिस्टोरिकल, जिनमें कहा जाता है कि औरत के चरित्र को कैसे डिफाइन किया जाता है कि औरत को बचपन में जब वो बेटी है तो बेटी है ही, ताकि फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाए तो वो माँ के लिए भी बड़ी हो जाती है, मतलब जैसे माँ जैसी होगी, भाइयों के लिए माँ जैसी होगी। लेकिन जब उसकी शादी हो जाए वो दिन भर एक स्त्री होगी, घर की एक भार्या होगी, अच्छी बहू होगी, काम करेगी, सारा कुछ करेगी, लेकिन रात को उसे पति के साथ एक वेश्या जैसे व्यवहार करना होगा। वही औरत जीवन में सफल है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब वो औरतें भी बुरी नहीं हैं? फिर जब आप एक स्त्री को लिख के ये कह रहे हैं कि अगर वो वेश्या जैसा व्यवहार करती है तो उससे पति सबसे ज़्यादा खुश रहता है, यानी पति को खुश करने के लिए अपनी अस्मिता, अपना चरित्र, सारी चीज़ें दाव पे लगा दे। तो इन सब चीज़ों से मैं तो आपके पॉडकास्ट के ज़रिए कह रही हूँ कि परहेज करिए, ऐसी चीज़ों से छोड़ दीजिए ऐसे शब्दों को कहना, क्योंकि वो ऊपर से नहीं आई। अगर आप थर्ड जेंडर को किन्नर कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, तो वो हैं, भगवान ने उनको ऐसा बना के भेज दिया, उनके उसको हमने एक्सेप्ट किया और थर्ड जेंडर का उनको दर्जा दिया। ये तो ऊपर से बन के भी नहीं आई, फिर इनको क्यों दर्जा नहीं है? कैसा भी, इनके वोटर कार्ड नहीं, इनके राशन कार्ड नहीं, इनके आधार कार्ड नहीं, इनके पैन कार्ड नहीं। ठीक है, हम जैसे लोगों ने इंसिस्ट करके उनके सब कुछ बनवा दिए, उनके बच्चों के हमने बर्थ सर्टिफिकेट्स भी बनवा दिए, मगर क्या सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा के? कहीं किसी बर्थ सर्टिफिकेट में जब व्यवसाय लिखा है कहीं आता है कि ये देह जीवा हैं? लिख सकते हैं आप, क्योंकि उनका आमदनी का स्रोत क्या है? भाई मैं देह का इस्तेमाल करती हूँ और ये काम है मेरे पास। क्यों नहीं आप उनके प्रोफेशन को एक हिस्सा देती जो जबरन वहाँ लाई गई हैं? हो सकता है उनके साथ जाति कम हो जाए, हो सकता है दूसरी लड़कियाँ ना आए, हो सकता है वो आने से पहले उन्हें कह दे बेटा अपनी मर्जी से आई हो तो रुको, नहीं तो अपने घर जाओ। मैं फिर आप सबसे अनुरोध करूँगी पहले तो ये कि इस तरह की किसी भी शब्द को बना के ऊपर वाले ने उन्हें नहीं भेजा है। आप किसी भी ऐसे शब्द को इस्तेमाल मत करिए, और अगर आप करते हैं तो फिर उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए भी करो जो स्वेच्छा से पैसा कमाने के लिए वेश्यावृत्ति कर रही हैं, जो स्पा सेंटर में जा रही है या होटलों में जा रही है, होटलों में जा रही हैं, जो लग्जरी जुटाने के लिए, फ़ोन खरीदने के लिए, ब्रांडेड कपड़े जूते पहनने के लिए को भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप इनको भी आप वेश्या कहिए, क्योंकि पैसे के बदले जो काम किया जाए वो श्रम है। हमारा कानून कहता है वर्कर, आप भी तो ये कह रहे हैं ना वर्कर, इसका मतलब हम मान्यता दे रहे हैं कि वो वर्कर हैं। आप लेबरर कहते हैं, मैसन वर्कर कहते हैं, इस तरह से सब वर्कर हैं। ये भी कानून की जद में वर्कर हैं, यौन कर्मी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो औरत यौन कर्मी है जो पैसे के बदले अपना देह दे रही है। देह जीवा शब्द ही ये है
कि जो देह के जरिए ज़िंदगी गुजार रही है वो देह जीवा है, फिर ये औरतें भी देह जीवा हैं। मत आप थोड़ा और गंदे तरीके से इस्तेमाल करिए, सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप इनको देह जीवा कहिए, फिर नगर वधू कहिए इनको, फिर जब ये किसी के भी साथ जा रही हैं उन औरतों को किसी के भी लिए फिर आप कॉल गर्ल क्यों कह रहे हैं? आप उनको बिल्कुल सीधे सीधे कहिए, मत कहिए वेश्या, मत कहिए, उनको कहिए कि ये देह जीवा है, फिर ये बात कहिए उनको भी। तो मेरा तो आपके पॉडकास्ट के ज़रिए ये अनुरोध है कि भैया ये शब्द मुझे उनके लिए बेहद एतराज़ है कि उनको वेश्या कहा जाए, कहा जाए, वो अपनी मर्जी से नहीं है। बस ये समाज का दिया हुआ ही नाम है, इस समाज का दिया हुआ है, जो मर्जी से उन्हें कहिए जो चाहे कहना है। ओके। एक अभी आपने बताया कि अगर एक लड़की के साथ 4-5 लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसको बलात्कार के कैटेगरी में वो आता है। हाँ, और बिना पैसे, अगर वो बिना पैसे कह रहे हैं वो बलात्कार है, एक के बाद एक। ओके। हाँ, अगर हाँ, एक आदमी के साथ 4-5 औरतें हो और उसके साथ वो कर रहा है, अब देखिए जैसे ये लोगों ने नाम भी दे रखा है अभी, जैन जी वगैरह ने, थ्रीसम, फोरसम वगैरह, पता नहीं क्या विभत्स तरीका है कि जो वो औरतें, मैं उन औरतों को जरूर कहूंगी कि उन्हें आप वेश्या कह सकते हैं। क्यों जा रही हैं वो एक मर्द के साथ? पैसे के लिए। तो पैसे के लिए जा रही है ना। कानून यही कहता है कि जब पैसे के जरिए कोई भी काम करते हैं, चाहे अपने देह, देखिए सब चीज़ में हमारी देह इस्तेमाल होती है, चाहे हम मैसन वर्कर हूँ, चाहे हम ऑफिस वर्कर हूँ, सब में तो हमारी देह इस्तेमाल हो रही है, उसके बदले हम पैसा ले रहे हैं। कानून ये कहता है कि हर उसके बाद, लेकिन अगर आपने वहाँ जाकर अपना किया तो फिर आप बलात्कारी नहीं हैं, वो आदमी आपके साथ बलात्कार नहीं कर रहा, फिर तो आप वर्कर हैं। अगर 3-3 औरतें एक आदमी के साथ जा रही हैं तो आप वर्कर हैं पक्का। तो इसको उनको कहना बंद कीजिए, बस मेरा तो सबसे पूरे समाज से, सोसाइटी से अनुरोध है, उनको कहना बंद करिए। कुछ करना है तो उनका पुनर्वास कीजिए, उनको मेन स्ट्रीमिंग में लाइए। अच्छा, अतुल जी से मैं बात करना चाहूँ, अभी तक आपने शायद 30 से 32 पॉडकास्ट भी दे दिए हैं। हाँ। और 30 से 31 साल हो गए इस फील्ड में। हाँ। काम करते हुए। हाँ। क्या करना चाहते हैं आप? सच कहूँ तो मैं अपने अंतिम क्षण तक तो ये कोशिश करना चाहूँगी कि कोई लड़की वहाँ ना रहे, और ये आप लोगों के ज़रिए जो मैं कभी भी ना, अगर आप देखेंगे तो मैं कभी प्रसिद्धि की तरफ नहीं भागी, कभी भी। आज जो मैं यहाँ तक आई हूँ ये भी इसलिए नहीं कि मुझे फेम चाहिए, कतई भी नहीं। मैं ये आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि कोई लड़की फिर उन सीढ़ियों पर ना चढ़े। मैं यही एक बात टोकना चाहूँगा, अगर कोई दलदल में फंस जाता है, निकल कैसे सकता है? नहीं निकल सकता। तो मैं तो अगली पीढ़ी को हाथ पकड़ा रही हूँ, आप सब लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, बहुत से लोगों, बच्चों के, अभी जिस बच्चे का आया ये मुझे यही फ़ोन आया कि मैडम मैं इसमें जुड़ के काम करना चाहता हूँ। मैं हालांकि लड़कों को प्रेफर नहीं करती इसमें, पर फिर भी मैं कहूँगी बहन की तरह हाथ पकड़ के निकाल दो एक बार। आप पे आँच मैं नहीं आने दूँगी जब तक ज़िंदा हूँ। लेकिन सोसाइटी से भी अनुरोध करना चाहूँगी, अपनी बेटियों को समझाइए कि बेटा हमसे मिलवा दो, किसी से प्यार करते हो तो वो हो सकता है तुम्हें किसी दलदल में ले जाए। उदाहरण दो, ये पॉडकास्ट दिखा दो, उदाहरण दो कितनी लड़कियां ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस के वहाँ पहुँची हैं और उनकी क्या बदहाली हुई है, किस हालात में वो मर गई, किस हालात में वो आज जी रही हैं। ऐसे इस तरह का दिखाइए आप उन्हें। ये लव मैरिज वालों के लिए थोड़ा बताइए, ज़्यादातर ये जो भागते हैं, जो घरों को छोड़ के घर से मत भागिए घर से। मैं फिर अनुरोध कर रही हूँ, बच्चियों को, माँ बाप से अनुरोध कर रही हूँ, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी सेम दोस्त बनाइए। उनसे कहिए कि आप प्यार करना बुरा नहीं है, प्यार करें किसी से तो बता दो हमें, हम छानबीन कर लेंगे। अच्छा लड़का होगा, कैरियर बना ले, शादी कर देंगे। अच्छी लड़की होगी, कैरियर बना लो, शादी कर देंगे। ऐसे इसमें कोई रोक टोक नहीं हम लगाएंगे, ये करके देखो। मगर 2 विधा मत चलाओ साथ साथ कि एक तरफ तो हॉरर की लिंक करो, लड़की भाग जाए तो मार दो दोनों को, और एक तरफ ये कि वो वेश्यावृत्ति में लग जाए। बचा लो अपने बच्चों को। भाग के किसी को कुछ नहीं मिला, पता नहीं आपको कहाँ बेच दिया जाए, कहाँ आपके साथ क्या कर दिया जाए। ये बात उन बच्चियों को बिठा के समझाओ जो उनकी भटकने की उम्र है, उस उम्र को समझो। ये नहीं माँ बाप भी पूरा दिन फ़ोन पे लगे हैं, पूरा दिन। ये छोड़ दो, इस फ़ोन ने हम बहुत बर्बाद किए हैं। जितना हमें आबाद किया है उतना उससे कहीं ज़्यादा बर्बाद किया है, आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। मान जाओ, समय बचा है अभी। वो कहते हैं ना, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, मैं आपके ज़रिए कह रही हूँ, जो मौन हैं, समय लिखेगा उनका भी उतना ही अपराध। खाली मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही आपसे, मैं लड़कों को भी कह रही हूँ कि माँ बाप से पहले तो माँ बाप से अनुरोध कर रही हूँ कि अपने बेटों को भी उतना ही समझाइए। जहाँ एक तरफ आप बेटों को सम्मान दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, वहाँ बेटियों को भी आप उतना ही सम्मान और दुलार दे रहे हैं। मगर बेटों को समझाइए। समझा आप केवल बेटी को रहे हैं, बेटों को नहीं समझा रहे।
बेटे तो कहते, बहुत पुरानी कहावत है कि लड़का 10 खाट उलाक के भी आएगा तो वो पाक साफ है, लड़की एक रात भी कहीं गुजार देगी तो वो बर्बाद है। तो उस छोड़ दीजिए उस मानसिकता को। लड़कों को बर्बाद करने वाला लड़कियों को कौन है? लड़का ही है ना। तो लड़कों को अपने बेटों को भी समझाइए कि बेटा कोई एक ज़िंदगी में ज़रूर आनी है जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन होगा, बाकी को सबको अपनी बहन भी नहीं मानो तो दोस्त तो मान सकते हो, उन्हें भी इतना ही प्रोटेक्शन दो जैसे पहले ज़माने से लोग देते चले आए। फिर से उन्हें समझाओ, उन जगहों पे न जाएं, आपको की ज़रूरत है बता दो, हम शादी कर देंगे। लेकिन ये लिव इन जैसी चीज़ों से भी मुझे एतराज़ है कि लिव इन में आप रह रहे हैं 10-10 साल, उसके बाद एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आती ये, या मुझे समझ ही नहीं आती कि भाई आपके लड़के किस, आप टोक ही नहीं रहे, आपको पता ही लग रहा, अजीब हाव भाव आपके बच्चों के हो रहे हैं, अजीब से वो रह रहे हैं, सो रहे हैं दिन भर, रात को उठ के जा रही है, या रात भर पता ही नहीं क्या देख रहे हैं, क्या फ़ोन चल रहा है। कभी तो चेक कर लो, लड़कियों का भी कर लो, लड़कों का भी कर लो। और भैया एक और है मेरा तो तुमसे, ये हॉस्टल की या पीजी की ये सब छोड़ दो विधा। पहले भी बच्चे पढ़ते आए और आज भी अगर आप देखें, आपके राजस्थान में देखिए, आपके बिहार में देखिए, वो जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़े, जो सरकारी स्कूल्स में पढ़े, वो IAS IPS बने हैं। मुझे नहीं लगा कहीं कोई प्राइवेट स्कूल का कोई बच्चा कोई इक्का दुक्का अपवाद निकल गया तो निकल गया, वरना वो सब बच्चे हैं जो, अगर मैं अपने ही बच्चे की कहूँ, मेरा बच्चा IIT में पहुँचा, गाँव के स्कूलों में पढ़ के, वहाँ तक सरकारी स्कूलों में पढ़ के, और वो इसलिए नहीं कि उसको फीस दे के भेजा मैंने, नहीं, गेट करके वो गया। तो ऐसे करिए अपने बच्चे पे, वॉच डॉग की तरह से रहिए। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अतुल जी ने भी लव मैरिज की है, लेकिन घर वालों को बता के की है, फिर घर वालों ने करवा दी। ठीक है, ये एक मैं पूछना, 45 साल पहले, हाँ 45 साल पहले लव मैरिज, अभी के टाइम की बात कर रहे हो। ओके, आपका NGO क्या करता है? देखिए बेसिकली तो मेरा NGO का नाम क्या है? संकल्प। ओके, तो क्या होता है NGO में और क्या काम करता है? देखिए बेसिकली तो मेरा तो, मैं तो बना ही इसलिए था, संकल्प का गठन इसलिए हुआ कि मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ ही मुझे करना है, बाल वेश्यावृत्ति, मेरा टैगलाइन ही ये थी कि कोई फिर उन सीढ़ियों पे ना चढ़े। और एक ये भी जो हमारे यहाँ कभी दुष्यंत त्यागी हुए हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। और इस तस्वीर तो पता नहीं कुछ बदली, पर कुछ बदहाली में बदली। और अभी तो मेरा ये है कि जितनी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाएं हैं, और इवन पुरुष भी हैं, अब पुरुष ज़्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ, नीले ड्रम में पैक हो रहे हैं, तो उन पुरुषों के लिए भी मैं करती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ। मेरे पास काउंसलर्स भी हैं जो घर जाके भी करते हैं। और यहाँ एक और बता दूँ, हम ऐसी बच्चियों की काउंसलिंग भी करते हैं कि, और आती हैं हमारे पास बच्चियाँ, वो बच्चियाँ आती हैं जो कहती हैं मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उससे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो ऐसी बच्चियों की पहले हम काउंसलिंग करते हैं, फिर उस लड़के को बुलवाते हैं, उन लड़कों के साथ भी काउंसलिंग में जाते हैं कि तुमको मिलना है, मेरा ऑफिस तुम्हारे लिए खुला है, कभी भी आओ, बैठो, बात करो, मेरे घर आ जाओ, बात करो। अगर माँ बाप से भी नहीं कर रहे हो, मुझे जब लगेगा तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगी, वरना रिश्ता ही ख़त्म कर दो। तो वो लड़के आते हैं केवल बात तक जिनको वाकई में रिश्ता रखना है, और बाकी नहीं। और ऐसे भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे, यूथ, क्योंकि बहुत सारी ख़राब चीज़ें हुई, वृद्धों को हमने छोड़ने का, वृद्धाश्रम में छोड़ने का मन बना लिया। वहीं हम अमेरिका रह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमारे बच्चे अमेरिका गए, हमारे बच्चे बंगलौर, हैदराबाद यहाँ चले गए, और हम वृद्धाश्रम में पड़े हैं क्योंकि अब हमारा अकेलापन हमको खा रहा है, हमारे पास है नहीं कुछ ऐसा। तो ऐसे उसके लिए हमने पिछले 6 महीने हो गए हमको एक वो चलाते हुए, वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमने अभी 7 परिवार अडॉप्ट किए हुए हैं ऐसे फैमिलीज़, मतलब फैमिलीज़ इन द सेंस कि वो दोनों पति पत्नी या केवल पत्नी या केवल पति, कि जहाँ हफ्ते में वीकेंड पे कोई भी यूथ से लड़का लड़की जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पेड वर्कर की तरह जाते हैं। मतलब वो लोग, उनको, वो संपन्न लोग हैं, अकेलेपन का शिकार हैं, वहाँ जाते हैं, वो उनके साथ, अगर वो दादी जैसी उम्र की तो दादी बुलाते हैं, दादाजी जैसे दादाजी बुलाते हैं, और ऐसे हमने कहा ऐसे खुल के जाओ कि जैसे अपने घर आए हो, जाएंगे वो भी खुश हो, और जाके क्या बनाओगी आज और क्या बनना है और क्या खाना है। और 2 दिन वो सैटरडे संडे उनके साथ बिताते हैं, संडे अगले दिन मंडे वो वहाँ से निकल के आते हैं। और ये हमारे पास इतना इसका सुंदर परिणाम निकल के आ रहे हैं कि वो दादा दादी बेहद खुश है, बेहद इंतजार, मुझे फ़ोन करते हैं, पक्का आएगा ना, वो मेरा बेटा आ जाएगा, या मेरी बेटी जिसके पास बेटी जा रही, मेरी बेटी आ जाएगी ना। और वो तो इस चीज़ का पे करते हैं उनको। हाँ, मैंने कभी तुम लोगों को, तुम्हारे हॉस्टल का, तुमको अगर खर्चे की दिक्कत है तो ऐसे लोगों को पकड़ो आप। और मैं औरों से भी कह रही हूँ, जो अगर आप
वेश्यावृत्ति करने पर उतारू हो गए हैं पैसे के लिए, लग्जरी के लिए, तो ऐसी फैमिलीज़ को अडॉप्ट कीजिए, ऐसे परिवारों को अडॉप्ट कीजिए जिनके बच्चे बाहर चले गए, जिनके पास कुछ है नहीं। आप उनके हैं नहीं, उनके पास पैसा खूब है, पैसा खूब है उनके पास, वो आपको देंगे खुले दिल से, क्योंकि उन्हें थोड़े पलों की खुशियाँ चाहिए, वो उन्हें पोते पोती जैसा प्यार चाहिए या बेटे बेटी जैसा प्यार चाहिए। वो प्यार दो और बांटते चले जाओ, देखो खुशियाँ आपको मिलेंगी और उनको भी मिलेंगी। इसमें कुछ नहीं रखा, देह आपकी है, चॉइस आपकी है, मगर शायद इस चॉइस को लेके देखो तो बड़ा अच्छा नतीजा आएगा। मैं एक उन बच्चियों के लिए पूछना चाहूँगा जिनका उनके फैमिली में ही शोषण हो जाता है और वो किसी को बता नहीं पाते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आती हैं ऐसी लड़कियां भी हमारे पास, ऐसे लड़के भी आते हैं, फिर ये बच्ची पूछेगी, ऐसे लड़के भी आते हैं जिनका इस तरह का शोषण बहुत बचपन में हुआ। उनको केवल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम में हुआ जब वो छोटे थे, जब उन्हें पता भी नहीं लग पा रहा था तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और वो उस ट्रॉमा में हैं अब लगातार, किससे कहें क्या ना कहें। लेकिन जब वो, और फिर मैं थैंक्स करती हूँ तमाम पॉडकास्टर्स को, इनके ज़रिए भी हमारा मैसेज जा रहा है, तो ऐसे बच्चे हमारे पास आ भी रहे हैं कि जो कहें कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अब क्या करूँ। मैं उस आदमी को देखती हूँ तो मुझे अजीब हो जाता है कि वो मेरे घर में आज भी आता है, वो मेरा कुछ लगता है, मेरा नज़दीक रिश्तेदार है, तो मैं पूछती नहीं कौन है वो, लेकिन प्रिकॉशनरी ये कहती हूँ कि उससे बच के रहो, वो कभी तुम्हारे नज़दीक ना आने पाए, और पुरानी बात को बिल्कुल जाहिर मत करो। उसको अपनी गुस्से से ये बता दो कि तुम जैसे आदमी को मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मत बताओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, कि मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तुमने किसी पे नज़र डाली। उसका क्या तरीका होगा, तो कहती कभी तो वो अकेला मिलता है क्योंकि तुम्हारा नज़दीक है, तो उसे बता दो कि मेरे साथ तो जो हुआ तो हुआ, मैं चुप हुई, लेकिन अब मुझे पता लगा, मैं तुम पे लगातार नज़र रखे हुए हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, और उस दिन पूरे समाज को पता होगा, पूरी सोसाइटी को पता होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारे बीवी बच्चों को पता होगा कि तुम क्या हो। देखिए जो नतीजा आता है, बच्चे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं, और अच्छे नतीजे आएंगे आप लोग अगर साथ देंगे तो ज़रूर। बस मेरा तो ये है कि मेरा देश मेरे जीते जी वेश्यावृत्ति से विहीन हो जाए, कोई लड़की पैसे के लिए ना मजबूरी में और ना स्वेच्छा से इस काम में न जाए। और बहुत रोज़गार है, आप उन्हें कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, रोज़गार करिए। ऐसी फैमिलीज़ को मैं तो कह रही हूँ, ऐसी फैमिलीज़ को अडॉप्ट कीजिए, वो आपको पैसा देंगे, भले ही वो हफ्ते में दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अतुल जी आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप टाइम निकाल कर हमारे पास आए और ऐसी कहानियाँ बताई जो कोई सुनना नहीं चाहता, ऐसी सच्चाई जो हर लोगों को पता होनी चाहिए, जो वो लोग सहन कर रहे हैं, जो उनका दर्द उन्हीं के पास है। हाँ बिल्कुल। जहाँ उस एरिया को गंदा कहा जाता है लेकिन वहाँ जाने वालों को गंदा नहीं कहा जाता, लेकिन वो गंदे नहीं हैं, वहाँ जाने वाले गंदे हैं। तो बहुत सारी स्टोरी आपने शेयर की, आशा करते हैं लोग इसे समझें और इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, अपने बच्चों को अवेयर करें। देखें ऐसा होता हुआ, आप नहीं कर सकते ना करें, एक फ़ोन ज़रूर करें। आप किसी भी हिस्से में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगी। और मैम की कंप्लीट डिटेल्स, एनजीओ की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे दलदल में फंसा हुआ है और वो निकलना चाहता है तो मैम आपकी हेल्प करेगी। कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सारे बच्चे, मुझे जब बच्चे एनर्जेटिक दिखते हैं तो मुझे ऐसे, और मैं पता कैसे तुलना करती हूँ कि एक वो बच्चे हैं जो ऐसे जा रहे हैं, मैंने अभी यही पॉडकास्ट में और भी उन्होंने कहा मुझे तुम सारे बच्चे बहुत अच्छे लगे, और एक आप बच्चे भी हैं कि जो समाज को कहीं दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ही लोगों के सहारे टिका है, और उम्मीद करती हूँ कि टिका रहेगा। आप अगली पीढ़ी को संदेश देंगे कि आपके जैसे बच्चे हों, बस इतना। और अपने इर्द गिर्द भी किसी वृद्ध माँ बाप को देखें तो 1 घंटा उनके साथ ज़रूर बिताएं। एक दिन ना बिता सकें तो कोई बात नहीं, 1 घंटा ज़रूर बिताएं, और कोशिश करें कि वो वृद्धाश्रम ना जाएं। मैं जब आई यहाँ YTM पॉडकास्ट में पहली बात मैंने फ़ोन किया तो मुझे अटेंड करने के लिए कोई लड़का खड़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली लोग कहते हैं अरे बस आ रहे हैं आप 10 मिनट रुकिए, लेकिन उन्होंने अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा, चाय पिलाई और अच्छे से सारा पूछा। और उससे अच्छी बात यह है कि आप सभी कम उम्र के युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, और ये बच्ची है, ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे और आपका पॉडकास्ट को बहुत आगे भगवान ले जाए, और आप ऐसी इश्यूज़ पे बात करते रहे। हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आशा करते हैं जल्दी हम कोई नया एपिसोड लेके आएंगे आपके साथ, कोई नई सोच, नई चीज़ों के लेके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।